नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हम अंधेरे में कविता के छठे सत्र में हैं और ये अंधेरे में कविता पर हमारा आखिरी सत्र है। यानी पूरी कविता को आज के सत्र में हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि पृष्ठभूमि हमारी बन चुकी है। पहले ही इतने सारे सत्र हम कर चुके हैं, तो अब आपको इसके मूल कथ्य को, आज की पंक्तियां यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बशर्त है कि आपने पिछले सत्रों को ध्यान से सुना हो, उन्हें ध्यान से हृदयंगम किया हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। 43वें अंश पर हैं और कुल 55 अंश हैं यहां आज के सत्र में, और यहीं पर कविता आज समाप्त होने वाली है। यानी 55वां अंश कविता का अंतिम अंश है। भाग था मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़, ध्वस्त दीवालों के उस पार कहीं पर बहस गरम है, दिमाग में जान है, दिलों में दम है। और हम पिछले सत्रों में यह चर्चा कर चुके हैं कि मुक्तिबोध के हृदय में द्वंद्व चल रहा है। द्वंद्व क्या है? एक तरफ परिवेश की विकृतियों और विसंगतियों का द्वंद्व है, उससे उत्पन्न तनाव है, और दूसरी ओर उनके हृदय में संजोया हुआ वो सपना है जिसमें वो मानवतावादी मूल्यों पर आधारित एक समरस समाज का स्वप्न साकार करना चाहते हैं। और उन दोनों की कश्मकश के बीच ही ये कविता आगे बढ़ती है, बहुत सारे पड़ावों से होकर गुजरती है। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था कि कवि को ऐसा महसूस होता है कि हर स्थान पर जन चेतना में उनके ही जो विवेक निष्कर्ष हैं, यानी उनके जो विचारों के, क्रांतिकारी विचारों के जो रत्न हैं, वही व्याप्त हो रहे हैं। चाहे भले ही उन्हें आतताइयों ने खूंटे से बांध रखा है, लेकिन वे फिर भी अपने विचारों के माध्यम से जन जन के बीच व्याप्त हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, भागता में दम छोड़। भागता में दम छोड़ का मतलब क्या है? बाहरी स्तर पर भागने का अर्थ है किसी भी चीज से, संघर्ष की किसी भी स्थिति से पलायन करना, मुंह मोड़ना और पलायनवादी प्रवृत्ति। लेकिन यहां पर क्योंकि ये पूरा का पूरा दृश्य कवि की अंतश्चेतना में है, इसलिए यहां विचारों की भागदौड़ है, मस्तिष्क की भागदौड़ है। भागता में दम छोड़, घूम गया कई मोड़, यानी परिस्थितियों को देखकर कवि के मन में विचार तेजी से आने जाने लगते हैं और विचारों के कई मोड़ वो पार कर जाता है। बहुत सारे तरह तरह के विचारों को पार कर वो दौड़ता चला जा रहा है ध्वस्त दीवालों के उस पार। और वो देख रहा है कि समाज में जहां कहीं भी दीवारें हैं, दीवारों का मतलब जो अवरोध हैं, जो मानवतावादी समाज की स्थापना के बीच आने वाली जो दीवार है, वो कैसी हो गई है? ध्वस्त हो रही है। यानी जिन परंपराओं, जिन रूढ़ियों, जिन पूंजीपति जीवन मूल्यों के कारण हमारे समाज में मानवतावादी मूल्य स्थापित नहीं हो पा रहे थे, वो सपना कवि का साकार नहीं हो पा रहा था, उन सारी रुकावटों की दीवारों को कवि ध्वस्त देखते हैं। यानी वो धीरे धीरे गिर रही हैं, और उनके उस पार, उन दीवारों के उस पार से जो आवाजें आ रही हैं, वो आवाजें कैसी हैं? बहस गरम है। यानी जो आम जन है वो विकृतियों पर, विसंगतियों पर गर्मा गर्म बहस कर रहा है। किस बात की ओर संकेत है ये पंक्ति? ये पंक्ति संकेत करती है कि परिवेश में जागृति आ रही है, अपने अधिकारों के प्रति लोग जाग रहे हैं, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं परिवेश के, जिन पर चर्चा सचमुच एक सार्थक चर्चा की जरूरत है, वो चर्चाएं हो रही हैं। उन चर्चाओं से कवि के पता चला, उनको अनुभव होता है कि दिमाग में जान है, कि ये जो चर्चाएं हैं ये इस बात की सबूत हैं कि बौद्धिक स्तर पर बहुत मजबूती आ गई है समाज में, दिलों में दम है, और दिलों में भी कुछ सार्थक, कुछ अच्छा, कुछ सकारात्मक कर गुजरने का जज्बा है, दम है, ताकत है, चेतना है, आस्था है। आगे चलें। सत्य से सत्ता के युद्ध को रंग है, पर कमजोरियां सब मेरे संग हैं। और कवि देखते हैं कि सत्य और सत्ता के बीच, यानी जो शासन है, जो शोषक वर्ग है, उसके बीच, और समाज की जो कड़वी सच्चाई है उसके बीच, और जो क्रांति चेतस युवक हैं, जो क्रांति चेतस जन हैं, उन जनों के साथ में जो सत्य की ताकत है, जिन मानव मूल्यों की ताकत है, उनकी सच्चाई और सत्ता के बीच में संघर्ष चल रहा है। और उस संघर्ष के अलग अलग रंग समाज में, परिवेश में दिखाई दे रहे हैं।
पर कमजोरियां सब मेरे संग है। लेकिन कवि कहते हैं कि इन सब के बीच सब कुछ सही है, लेकिन इन सब के बीच कुछ एक ऐसी कमजोरियां हैं जो मेरे व्यक्तित्व को छोड़ती ही नहीं। आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहां कवि भले ही अपनी निजी कमजोरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका संकेत आम आदमी की कमजोरियों से भी है। वे भी आम आदमियों का ही एक हिस्सा है, आम जन का एक हिस्सा है। तो वे जब ये कहते हैं कि सब पर कमजोरियां सब मेरे संग है, तब वो कहते हैं कि भले ही आवाज में दम है, बुद्धि में दम है, लेकिन कुछ एक कमजोरियां अब भी बाकी हैं जो मानव समाज में सर्वत्र दिखाई दे रही हैं, और उसी मानव समाज का हिस्सा कवि स्वयं भी है। पाता हूं सहसा अंधेरे की सुरंग गलियों में चुपचाप कर चलते हैं लोग बाग दृढ़ पद गंभीर। और अचानक कवि जैसे ही कवि कमजोरियों पर चिंतन करना शुरू करते हैं, अचानक अपने आसपास हलचल दिखाई सुनाई देती है और वो देखते हैं अंधेरे की सुरंग गलियां। ध्यान देंगे बच्चों, पहले गलियां केवल अंधेरी थीं, अब गलियों के आगे विशेषण क्या जुड़ गया है? सुरंग। सुरंग यानी अच्छे रंगों से सुंदर बनी हुई, यानी गलियों में अंधेरा है, लेकिन उस रंग में, उस अंधेरे में अलग अलग रंग भी हैं। यानी अभी कुछ विकृतियां भी हैं, लेकिन कुछ उज्जवल विचारधाराएं, जो कुछ क्रांति की विचारधाराएं भी समाज में उस अंधकार के बीच अपना अस्तित्व अभिव्यक्त कर रही हैं। दोनों चीजें यहां साथ साथ दिखाई दे रही हैं। तो कवि कहते हैं कि अंधकार से भरी हुई जो गलियां थी, उनके सुंदर रंगों के बीच, उनके बीच क्रांतिकारी विचारों के जो सुंदर रंग खिल रहे हैं, उनमें मैं देखता हूं कि चुपचाप चलते हैं लोग बाग, कि लोग बाग चुपचाप चल रहे हैं दृढ़ पद गंभीर। लेकिन चुपचाप चलने का मतलब यहां चुपचाप शब्द लोगों की कमजोरी का द्योतक नहीं है, बल्कि किस बात का द्योतक है? दृढ़ पद। उनके पद में, उनके चरणों में, उनके कदमों में दृढ़ता है और उनके विचारों में गंभीरता है। यानी वो किसी एक निश्चित संकल्प को लेकर चल रहे हैं। कहां? उन विकृतियों के अंधकार से भरी हुई गलियों में, जिनमें अब उनके क्रांतिकारी विचारों के सुंदर रंगों का प्रकाश भी झिलमिलाने लगा है। आगे चलें। अब कौन कौन चल रहे हैं? लोग बाग की चर्चा की, लेकिन उनमें कौन कौन है? बालक, युवागण, युवक भी हैं और बालक भी हैं। मंदर गति नीरव। और वे कैसे चल रहे हैं? धीमी गति से चल रहे हैं, बिना कोई आवाज किए चल रहे हैं, किसी निज भीतरी बात में व्यस्त है। अब क्यों आवाज नहीं कर रहे? क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को समेटकर केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करके चल रहे हैं, ताकि वे मानव मूल्यों की स्थापना का जो स्वप्न है उसे साकार कर सके, और उन सब के अंदर के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, ऐसी किसी बिल्कुल खास अपनी ही बात के चिंतन में डूबे हुए हैं। बात में व्यस्त हैं, यानी चिंतन में भीतर ही भीतर डूबे हुए हैं। कोई आग जल रही तो भी अंतस्थ। सबके अंदर एहसास हो रहा है कवि को कि सबके अंदर क्रांति की, परिवर्तन की आग है, सद्भावना, उज्जवलता, मानवतावादी मूल्यों की आग है। लेकिन वो आग कैसी है? अंतस्थ, यानी उनके हृदय में विद्यमान है। इस बात से उनके कदमों की जो चाल है वो इस बात को का साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है, प्रमाण प्रस्तुत कर रही है। आगे चले। 44वां अंश, विचित्र अनुभव। जितना मैं लोगों की पांतों को पार कर बढ़ता हूं आगे, उतना ही पीछे मैं रहता हूं अकेला, पश्चात पद हूं। कवि कहते हैं कि बहुत ही विचित्र सी स्थिति मैं देख रहा हूं, कि अभी उन्होंने चर्चा की पिछले अंश में कि लोग बागों को मैं चलते हुए देख रहा हूं, मंथर गति है, लेकिन चाल में दृढ़ता है, विचारों में गंभीरता है, और सब किसी न किसी चिंतन में डूबे हुए हैं, जैसे कि वे मानो अपनी ऊर्जा को किसी अपने ऊंचे लक्ष्य पर केंद्रित कर चल रहे हों। और कवि को उसी बीच एक विचित्र सा अनुभव होता है। विचित्र अनुभव कि वो क्या अनुभव करते हैं कि उन लोग, जितने लोग चल रहे हैं, उन लोगों की पंक्तियों को पार कर मैं बार बार आगे बढ़ता हूं, लेकिन उतना ही पीछे मैं रहता हूं अकेला, और लेकिन फिर भी मैं हर बार उनसे पीछे रह जाता हूं। यानी लोग आगे निकल जाते हैं और मैं पीछे रह जाता हूं, पश्चात पद हूं, यानी अब मैं उनके पीछे चलने वाला हो गया हूं। यानी जिन विचारों का सूत्रधार मैं था, अब उन विचारों को आगे लेकर आगे चल रहे हैं लोग, और मैं उनके पीछे चल रहा हूं। अगली पंक्तियों बहुत ध्यान देंगे आप। पर एक रेला और पीछे से चला और अब मेरे साथ है। दूसरे ही क्षण कवि अनुभव करते हैं कि एक भीड़, एक लोगों का हुजूम पीछे से फिर आया। कुछ लोग तो आगे निकल गए,
लेकिन पीछे से एक भीड़ का रेला और आया, यानी हुजूम, लोगों का समूह आया और पीछे से चला और अब मेरे साथ है। वो कवि के आगे नहीं निकला बल्कि कवि के साथ है। संकेत क्या है? संकेत है कि शक्ति संगठित हो रही है, संगठित हो रही है, यानी सामूहिकता की भावना। जो व्यक्ति के बीच में जिस फासले की बात कवि ने की थी, वो फासला अब खत्म हो रहा है। लोग व्यक्तिवाद से सामूहिकता की ओर, सामूहिकता की भावना की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे से चला और अब मेरे साथ है। आश्चर्य, अद्भुत। कभी इस परिवर्तन, समाज में आए इस परिवर्तन को देखकर कभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लोगों की मुट्ठियां बंधी हैं, अंगुली संधि से फूट रही किरणें। और वे क्या देखते हैं? पहले उन्होंने देखा था कि कदमों में दृढ़ता है, गंभीरता है, और अब वो देख रहे हैं कि जो लोग उनके साथ चल रहे हैं उनकी मुट्ठियां कसी हुई हैं, बंधी हुई हैं। यानी मुट्ठियां बंधा होना मतलब है दृढ़ संकल्प शक्ति का। यानी उनका व्यक्तित्व, उनकी चाल ढाल इस बात की साक्षी है कि वे एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात क्या है? उनकी जो मुट्ठियां बंधी हैं, अंगुली संधि। अंगुली संधि क्या होती है? जब हम मुट्ठी बांधते हैं दोस्तों, तो हमारी उंगलियों के, दो उंगलियों के बीच में जो जगह खाली बचती है उसे कहते हैं अंगुली संधि। तो अंगुली संधि से फूट रही किरणें और उनकी उस दृढ़ संकल्प शक्ति की प्रतीक, उन मुट्ठियों से प्रकाश की किरणें फूट रही हैं। प्रतीक क्या है? अर्थ क्या, व्यंजित अर्थ क्या हुआ कि दृढ़ संकल्प शक्ति किस चीज की है, दृढ़ता किस चीज की है? उनके सद्भावनाओं के प्रकाश की दृढ़ता है, उनके मानवतावादी मूल्यों के प्रकाश की दृढ़ता। उनकी मुट्ठी, बंधी हुई मुट्ठी की उंगलियों के जोड़ों से स्पष्ट रूप से झलक रही है, अपना प्रकाश बिखरा रही है। लाल लाल, यह क्या? और वो प्रकाश कैसा है? लाल लाल। लाल रंग किस बात का प्रतीक है? मार्क्सवादी चेतना का, यानी क्रांति चेतना का। यह क्या? मेरे ही विक्षोभ मणियों को लिए वे। देखिए आश्चर्य और अद्भुत क्यों कहा कवि ने पिछली पंक्तियों में कि ये वो देखते हैं कि वो जो मुट्ठियां बंधी हुई हैं जिनमें से लाल रंग की प्रकाश की किरणें फूट रही हैं, उनमें आखिर है क्या? उन मुट्ठियों में जो दृढ़ संकल्प शक्ति की प्रतीक हैं, मेरे ही विक्षोभ मणियों के लिए वे, मणियों को लिए वे, मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोत्साह, किंतु मैं अकेला। और कभी कहते हैं कि मैं देखता हूं कि वो जिन जिन मणियों को लेकर अपनी मुट्ठियों में जा रहे हैं, यानी जिन अनमोल विचारों की दृढ़ता, दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं, वे मणियां किसकी है? मेरे बौद्धिक निष्कर्ष हैं। मेरे मस्तिष्क में विचारों का जो संघर्ष हुआ और उस संघर्ष, उस विक्षोभ के कारण, जो उस तनाव के कारण जो विचारों के रत्न पैदा हुए, उन मणियों को, उन रत्नों, उन मणियों को लेकर ही वे आगे बढ़ रहे हैं। यानी कवि ने जो सपना देखा, जिस क्रांति की भावना को उसने समाज के जन जन में प्रचारित करना चाहा, उन्हीं आदर्शों, उन्हीं विचार बिंदुओं को लेकर वे आगे बढ़ रहे हैं। ये कवि के लिए आनंदित कर देने वाला एक आश्चर्य है। मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर और उनकी बुद्धि के जो निष्कर्ष थे, रूपी रत्न थे, उनको लेकर वे अंधकार में, यानी विकृतियों से युक्त उस अंधेरे वातावरण में भी उत्साह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो परिवर्तन आ रहा है उसकी प्रेरक शक्ति कौन है? कवि के स्वयं के मानवतावादी विचार। किंतु मैं अकेला। और कवि कहते हैं लेकिन वे सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करता हूं। बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला। और क्यों अकेला हूं? क्योंकि मेरे अंदर अभी भी वही संघर्ष चल रहा है। बौद्धिक जुगाली यानी चिंतन, निष्कर्ष, विचारों का संघर्ष मेरे अंदर चल रहा है और मैं अपने से दुकेला। इस प्रकार मैं और मेरा बौद्धिक संघर्ष, हम दो व्यक्ति अकेले चल रहे हैं। गलियों के अंधेरे में मैं भाग रहा हूं और मैं देखता हूं, कवि महसूस करते हैं मानो वे उस अंधकार से भरी हुई गलियों में अकेले भागते चले जा रहे हैं। इतने में चुपचाप कोई एक दे जाता पर्चा और कवि को अनुभव होता है जैसे कोई एक व्यक्ति इतने में अचानक उनके पास आता है और उनको एक पर्चा दे जाता है। पर्चे का मतलब क्या है? पर्चा, सांकेतिक अर्थ क्या हुआ पर्चे का? क्रांतिकारी विचार।
हम पर्चा कब बांटते हैं? अखबारों में बहुत सारे विज्ञापन के पर्चे आया करते हैं दोस्तों, आप लोग भी देखते होंगे। वो पर्चे किस उद्देश्य से होते हैं? किसी भी एक विचार के विषय में जानकारी का प्रचार करने के लिए। तो यहां विज्ञापन किसी चीज का नहीं है, यहां पर पर्चा संकेत है कवि के स्वयं के क्रांतिकारी विचारों के प्रचलित होने का। कोई गुप्त शक्ति हृदय में करने सी लगती है चर्चा, और जैसे ही वो पर्चा देकर जाता है कि कवि को महसूस होता है कि उनके हृदय में कोई एक गुप्त शक्ति विद्यमान है जो अंदर ही अंदर उस पर्चे के विषय में चर्चा करने लगती है, यानी चिंतन कवि का वापस से उभर आता है। हृदय में करने सी लगती है चर्चा, यानी चिंतन गति पकड़ लेता है। मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं उसको, आश्चर्य, उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार व दबी हुई संवेदनाएं व अनुभव पीड़ाएं जगमगा रही हैं। और कवि को फिर एक बार आश्चर्य होता है। अभी तक तो उन्होंने मुट्ठियों में अपने बौद्धिक निष्कर्षों को, मणियों को, रत्नों को देखा था, विचारों रूपी मणियों और रत्नों को देखा था, लेकिन अब वो देखते हैं कि जिन पत्रों के, जिन पर्चों के माध्यम से क्रांतिकारी चेतना का विस्तार किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, उसमें जो कुछ लिखा है वो कवि के स्वयं के गुप्त विचार हैं, यानी उनके स्वयं के निजी विचार हैं। और उनकी जो दबी हुई संवेदनाएं, जो परिवेश की विसंगतियों और विकृतियों के नीचे दबकर रह गई, वही संवेदनाएं, वही उनके जो अनुभव हैं, उनकी पीड़ाएं ही उन विचारों के मूल में जगमगा रही हैं या प्रकाशित हो रही हैं। यानी कवि के हृदय में जो कुछ चल रहा था वही उस पर्चे में लिखा हुआ है। यह सब क्या है? कवि समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो आश्चर्य से वो अपने आप से प्रश्न करते हैं कि ये सब क्या है। आगे चलें। 45वां अंश। आसमान झांकता है लकीरों के बीच बीच, वाक्यों की पातों में आकाश गंगा सी फैली, शब्दों के व्यूहों में ताराएं चमकी, तारक दलों में भी खिलता है आंगन जिसमें कि चंपा के फूल चमकते। अब देखिए, पर्चे की बात थी पिछले अंश में, उसी पर्चे के जो शब्द हैं, उनमें जो लिखावट है, उनके जो अर्थ हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं कवि। कवि कहते हैं कि आसमान झांकता है लकीरों के बीच, उसमें जो लिखावट की लाइनें हैं, उनके बीच कवि को आसमान झांकता हुआ दिखाई देता है। आसमान की विशेषता क्या है? आसमान की विशेषता है कि वो अनंत में विस्तृत होता है, स्वच्छंद होता है, उन्मुक्त होता है, खुला होता है। यानी उसके एक एक शब्द में विस्तार है, खुलापन है, स्वच्छंदता है, उन्मुक्तता है। जबकि परिवेश कैसा था जिससे पीड़ित थे कवि? बंदिशों में, व्यर्थ की परंपराओं में जकड़ा हुआ, शोषण की चक्की में दबा हुआ, इस तरह का परिवेश था। लेकिन उस पर्चे में जो पंक्तियां लिखी हैं, उन पंक्तियों के बीच उनमें इतने उन्मुक्त, इतने स्वच्छंद विचार अभिव्यक्त किए गए हैं, इतनी विस्तृत विचारधारा अभिव्यक्त की गई है कि कवि कहते हैं आसमान झांकता है लकीरों के बीच बीच, कि उन पर्चे में लिखी हुई पंक्तियों के बीच मुझे आसमान झांकता हुआ दिखाई देता है, यानी उन्मुक्तता, खुलापन और विस्तार दिखाई देता है। वाक्यों की पातों में आकाश गंगा सी फैली, और उसमें जो लिखी हुई वाक्य हैं, उनकी पंक्तियां, पातों पंक्तियां, उनकी पंक्तियों में ऐसा लगता है मानो आकाश गंगा फैली हुई हो। आकाश गंगा कैसी होती है? आकाश गंगा होती है उज्जवल सफेद रंग की। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उनमें जो पंक्तियां लिखी हुई हैं, उनके अर्थ कैसे हैं? उज्जवल भावनाओं से युक्त हैं। यानी विस्तार और खुलापन तो लकीरों के बीच दिख रहा है, लेकिन उनके जब अर्थ को समझते हैं कवि, तो देखते हैं कि उसमें उज्जवल आकाश गंगा जैसे उज्जवल विचार विद्यमान है। शब्दों के व्यूहों में ताराएं चमकती, और उनको एक एक शब्द, देखिए क्रमशः कवि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। पहले वो केवल पंक्तियों के बीच के अंतर को देखते हैं, उसके बाद वो वाक्यों के अर्थ तक पहुंचते हैं, वाक्यों के अर्थ से वो शब्द रचना तक पहुंचते हैं, और कवि को प्रत्येक शब्द में के समूह में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, यानी क्रांतिकारी भावना का प्रकाश झिलमिलाता दिखाई देता है। तारक दलों में भी खिलता है आंगन, और उन तारक दलों, उन शब्द रूपी तारों के समूह में आंगन खिलता दिखाई देता है। यानी कवि को वो संकेत दिखाई देता है जिससे घर के प्रत्येक उपेक्षित वंचित वर्ग के आंगन में उल्लास खिलना, यानी उल्लास और उमंग के स्वर महकेंगे, गूंजेंगे, उल्लास और उमंग के स्वर गूंजेंगे, ऐसा आंगन खिलता हुआ दिखाई देता है। यानी आशा और सकारात्मकता से कवि का मन सराबोर हो चुका है, जिसमें कि चंपा के फूल चमकते।
और कैसा आंगन है वो? आंगन है खुला हुआ, प्रकाश से युक्त है और उसमें सुगंध है सद्विचारों की। चंपा, चंपा का फूल भी लगभग सफेद रंग का, हल्के सी पीले उस पे झलक होती है, सफेद रंग का फूल होता है, लेकिन उसकी बहुत मादक गंध होती है, सुगंध बहुत प्यारी होती है। तो कवि कहते हैं यहां चंपा के फूल चमकते, यानी उसमें सद्भावनाओं की खुशबू है, महक से सराबोर है हर एक शब्द। यानी इस पूरी पंक्तियों में, पांचों की पांचों पंक्तियों में पर्चे में लिखे हुए विचारों के लिए ये कहा गया है कि उनमें, उस पर्चे में जो लिखा हुआ था वो लिखावट उन्मुक्तता की संकेतक थी, स्वच्छंदता की संकेतक थी, उसमें विस्तार था, उसमें उज्जवल चेतना का प्रकाश था, सद्भावनाओं की गंध थी और प्रत्येक आंगन जो उपेक्षित वर्ग का आंगन है उसमें उल्लास के स्वर गूंजने के संकेत थे। आगे चलें। शब्दाकाशों के कानों में गहरे तुलसी के श्यामल खिलते हैं चेहरे। और कभी देखते हैं कि उन शब्दों के जो आकाश हैं, क्योंकि शब्द इतने विस्तृत अर्थ लिए हुए हैं, इतना लोक कल्याणकारी भाव उनमें समाया हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि शब्द के आकाश के कानों में तुलसी के श्यामल खिलते हैं चेहरे, और कि उनमें जो भाव है उन भावों से आनंदित होकर, उन भावों की गंध में डूबकर जो सांवले पड़े हुए लोगों के चेहरे हैं वो खिल उठेंगे, उनमें एक पावनता की भावना का संचार होगा। तुलसी यानी पवित्रता का प्रतीक। चमकता है आशय मनोज्ञ मुखों से, पारिजात पुष्प महकते। और कभी देखते हैं, अपने मनस पटल पर देख रहे हैं, मन में देख रहे हैं कि उनको प्रत्येक मुख जो तुलसी के जैसी पवित्र भावों से युक्त है, जिस सांवले चेहरों पर खिल रहा है आनंद और उल्लास का दृश्य, उसको देखते हैं कि वो सब मनोज्ञ मुख यानी मन को अच्छे लगने वाले मोहक चेहरे हो गए हैं। जो चेहरे पहले विकृतियों, विसंगतियों, उदासी के अंधकार से डूबे हुए थे, अब वे चेहरे बहुत आकर्षक हो गए हैं, क्योंकि उन चेहरों के पीछे जो हृदय है उस हृदय में सद्भावनाएं विकसित हो रही हैं, उज्जवल विचार विकसित हो रहे हैं। और उन मुख में पारिजात पुष्प है दोस्तों, ये पारिजात पुष्प जैसे महकते हैं। पारिजात स्वर्ग में खिलने वाला एक पुष्प होता है, वो जब खिलता है तो ऐसा कहा जाता है कि तीनों लोग उसकी सुगंध से महकते हैं। तो कवि कहते हैं कि इतनी सद्भावनाएं विकसित हो गई हैं आम जन के हृदय में कि ऐसा लगता है मानो पारिजात के पुष्प महक रहे हों। पर्चा पढ़ते हुए उड़ता हूं हवा में। और जब कवि इस तरह की उज्जवल भावनाओं से युक्त, क्रांति की चेतना से युक्त उस पर्चे को पढ़ते हैं तो उनके अनुभूतियों को जैसे पंख लग जाते हैं, उनके विचारों को जैसे पंख लग जाते हैं और उनको लगता है, और वे कहते हैं पर्चा पढ़ते हुए उड़ता हूं हवा में, कि मैं उस पर्चे को पढ़ता जाता हूं और मुझे लगता है कि जैसे मैं हवा में उड़ने लगा हूं, क्योंकि वे जो स्वप्न देख रहे थे उस स्वप्न को साकार करने का, उसके स्वप्न के साकार होने का मानो समय आ गया है और वे आनंद से हवा में उड़ते हुए अपने आप को महसूस करते हैं। चक्रवात गतियों में घूमता हूं नभ पर, जमीन पर एक साथ सर्वत्र सचेत उपस्थित। और कवि कहते हैं कि मैं हवा में उड़ता हूं, और हवा की खास बात क्या होती है, हवा आकाश तक भी होती है और हवा जमीन पर भी होती है। तो वो कहते हैं कि चक्रवात गति जब गोलाकार हवा घूमती है और घूमती हुई चक्रवात ऊपर उठते हैं फिर वापस नीचे आते हैं, तो वो कहते हैं कि हवा की उस चक्रवात गति के साथ मैं आकाश में घूमता हूं, यानी अपने उच्चतम लक्ष्य को की ऊंचाई तक उड़ते हुए देखता हूं, उन लक्ष्यों को साकार होते हुए देखता हूं, और फिर उसके बाद मैं उस हवा के साथ जमीन पर आता हूं। यानी मैं केवल कल्पना लोक में विचरण नहीं करता, सांकेतिक अर्थ है, बल्कि मैं यथार्थ की जमीन से जुड़कर सपना देखता हूं। सर्वत्र सचेत उपस्थित, मैं आकाश में भी हूं, मैं जमीन पर भी हूं, मैं सर्वत्र जागरूक स्थिति में हर जगह उपस्थित हूं। कैसे उपस्थित हैं कवि? क्योंकि अपने विचारों को जन जन में, सारे वातावरण में, सारे परिवेश में व्याप्त होते हुए देख रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अपने विचारों के रूप में मानो वे स्वयं जमीन से लेकर आसमान तक सर्वत्र उपस्थित हैं। प्रत्येक स्थान पर लगा हूं मैं काम में। और जब वो देखते हैं कि युवा पीढ़ी सक्रियता से मानव मूल्यों की स्थापना के लिए जुटी है, संघर्ष कर रही है, तो उनको लगता है मानो हर मोड़, हर चौराहे, हर कदम कदम पर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो मानो वे ही हैं, क्योंकि वे अपनी आत्मा को प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देखते हैं, उसका प्रतिबिंब अपने
अपना प्रतिबिंब दूसरे व्यक्ति में देखते हैं। प्रत्येक चौराहे, दुराहे व राहों के मोड़ पर, सड़क पर खड़ा हूं और अपने आप को महसूस करते हैं कि हर जगह उनके विचार हैं, और जहां विचार हैं वहां कवि स्वयं अपने आप को अनुभव करते हैं कि हर चौराहे पर खड़ा हूं, हर दोराहे पर खड़ा हूं, राह के हर मोड़ पर मैं खड़ा हूं। यानी क्रांतिकारी विचार सर्वत्र प्रचारित हो रहे हैं। सड़क पर खड़ा हूं और सड़क के बीचों बीच भी वे खड़े हैं। मनाता हूं, मानता हूं, मनवाता अड़ा हूं। और कवि कहते हैं कि मैं मनाता हूं, लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करने की कोशिश करता हूं, प्रभावित करने की कोशिश करता हूं, उनकी बात को सुनता हूं और उसमें से जो अच्छा लगता है उसे मैं मानता हूं। और जो लोग मेरे बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनको मनवाने के लिए मैं अड़ भी जाता हूं, यानी जिद भी करता हूं, ताकि वे हर स्थिति में मेरे विचारों से प्रभावित हों और ये पृथ्वी, ये परिवेश, ये सुंदर दृश्य सद्भावना से सराबोर हो उठे। मानवतावादी मूल्यों की चमक यहां पर जगह जगह दिखाई दे। अगले अंश पर आते हैं। और तब दिक्काल दूरियां अपने ही देश के नक्शे सी टंगी हुई, रंगी हुई लगती। और कवि कहते हैं कि जब मैं अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को, अपने मानवतावादी जीवन मूल्यों को कण कण में, सृष्टि के कण कण में, परिवेश के हर स्थान पर प्रचारित होते हुए देखता हूं, व्यापक हो, विस्तार पाते हुए देखता हूं, तब मुझे लगता है कि ये जो दूरियां दिशाओं की हैं, दिक्काल यानी दिशा और काल, दिशा और काल की जो ये दूरियां हैं, स्थान की जो ये दूरियां हैं, यानी संकेत क्या हो गया? पिछले अंशों में मनुष्य और मनुष्य के बीच की जिस दूरी की बात कवि ने की थी, उसी को वो इस माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। यहां केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच की दूरी नहीं है, बल्कि स्थान की दूरी है, समय की दूरी है। सारी दूरियां जैसे समाप्त हो गई हैं, सारे अंतर, सारे भेदभाव समाप्त हो गए हैं। तो कवि कहते हैं कि जब मैं अपने आप को सर्वत्र काम करते हुए देखता हूं, यानी अपने क्रांतिकारी जीवन मूल्यों को सक्रिय होते देखता हूं, जीवंत होते देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिशा और काल की जो दूरियां हैं वो समाप्त हो गई हैं और अपने ही देश के नक्शे सी टंगी हुई, रंगी हुई लगती हैं। और वो सारी दूरियां, जो फासले अब तक व्याप्त थे, अब वो ऐसा लगता है कि अपने देश के नक्शे पर सिर्फ अलग अलग रंगों में दिखाई देने वाली दूरियां हैं। वास्तविक जीवन में अब उन दूरियों का कोई अस्तित्व नहीं रहा। वो केवल दिशा और समय की जो दूरियां हैं वो देश के नक्शे में दिखाई देती हैं, मनुष्य मनुष्य के बीच, परिवेश के बीच दिखाई नहीं देती। स्वप्नों की कोमल किरणें के मानो, और कवि को लगता है मानो सपनों की कोमल, उन्होंने जो सपना देखा था, एक समरस समाज की स्थापना का सपना, उसके प्रकाश की जो कोमल किरणें हैं, मानो घनीभूत संघनित द्युतिमान शिलाओं में परिणत। ये सभी दृढ़ीभूत कर्मशिलाएं हैं। और जब वो सबको कार्यरत देखते हैं, मानवतावादी जीवन मूल्यों को व्यवहार में लाते हुए देखते हैं, तब वो उनको ऐसा लगता है मानो उनके जो सपनों की कोमल किरणें हैं वो क्या हो गई है, वो घनीभूत हो गई हैं, यानी वो एकजुट हो गई हैं। पहले जो बिखराव था वो समाप्त हो गया, अब उन्होंने घनीभूत यानी एकजुट रूप धारण किया, फिर संघनित यानी और ज्यादा ठोस रूप धारण किया, और वे अपने प्रकाश से युक्त हैं, द्युतिमान, अपने सद्भावना के प्रकाश से युक्त हैं, शिलाओं में परिणत, और इस प्रकार ठोस रूप धारण करके वो चट्टान बन गई हैं। यानी उनकी जो विचारधाराएं थीं, वो विचारधाराएं ठोस और दृढ़ रूप धारण कर चुकी हैं, शिलाओं यानी चट्टानों में परिणत हो गई है। चट्टानों का स्वभाव क्या होता है? उन्हें आसानी से हिलाया नहीं जा सकता, यानी उनके विचार अब इतने ठोस, इतने दृढ़ और इतने मजबूत रूप धारण कर चुके हैं कि उन्हें अब हिलाना, उनको अब समाप्त करना, उनका विध्वंस करना अब संभव ही नहीं हो सकेगा। ये सभी दृढ़ीभूत कर्मशिलाएं हैं। और ये जो शिलाओं में परिणत थी, शिला तो जड़ होती है, लेकिन कभी अगली ही पंक्ति में शब्द इस्तेमाल करते हैं कि दृढ़ हो गई कर्मशिलाएं। ये शिलाएं ऐसी शिलाएं हैं जो जड़ नहीं है, बल्कि जो कर्म के माध्यम से जीवंतता का पर्याय बन गई हैं। यानी उनके उज्जवल विचार, क्रांतिकारी विचारों को वे ठोस रूप में, प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त होते, जीवंत होते, व्यवहार में आते हुए देख रहे हैं, जिनसे कि स्वप्नों की मूर्ति बनेगी। और ये वो चट्टाने हैं कर्म की, जिनसे जो सपना कवि ने देखा था, उन सपनों की मूर्ति बनेगी। यानी वो सपना
साकार होगा। सस्मित सुखकर जिसकी की किरणें, और वो सपना कैसा होगा, वो मूर्ति कैसी होगी, उस पर मुस्कुराहट होगी, मुस्कान से युक्त होगी। सस्मित, स का मतलब साथ और स्मित मतलब मुस्कान, मुस्कान से युक्त होगी और सुख कर सभी को सुख देने वाली होगी। वो ऐसी मूर्ति बनेगी, यानी ऐसा सब किसकी मूर्ति बनाना चाहते थे कवि, एक मानवतावादी मूल्यों पर आधारित भेदभाव रहित स्वस्थ समाज स्थापित करना चाहते थे, और उसी मूर्ति की यहां बात कर रहे हैं। तो वो मूर्ति कैसी होगी, जिसमें मुस्कुराहट होगी, जिसमें सुख होगा, यानी आनंद और उल्लास से भरा हुआ जीवन होगा। शोषक और शोषित वर्ग नहीं होंगे, शोषित वर्ग की पीड़ाएं नहीं होंगी, उनकी यातनाएं नहीं होंगी, उनकी करुण पुकार नहीं होगी। क्या होगा, केवल मुस्कुराहट, आनंद, उल्लास और सुख, जिसकी की किरणें, और उस सुख, आनंद, उल्लास और मुस्कुराहट की जो किरणें हैं ब्रह्मांड भर में नापेंगी सब कुछ। वो केवल एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होकर नहीं रहेंगी, बल्कि सारे ब्रह्मांड में नाप जाएंगी। देखिए कवि किस तरह से अपने एक छोटे से विचार से एक उदात्त व्यापक रूप धारण कर लेता है। कवि मुक्तिबोध यहां पर केवल अपने देश के समाज की बात नहीं कर रहे, जिस स्थान पर वो थे उस स्थान के समाज की बात नहीं कर रहे, बल्कि वहां से अपने विचार का सूत्र शुरू करते हैं, लेकिन पूरे वो उनका जो विचार है वो विस्तृत रूप धारण कर सारे ब्रह्मांड के उपेक्षित और पीड़ित और शोषित वर्ग में आनंद का संचार करने के लिए व्याकुल दिखाई देता है। तो ब्रह्म को कहते हैं कि वो जो उल्लास की, आनंद की किरणें होंगी, वो किरणें पूरे ब्रह्मांड में नापेंगी, यानी सर्वत्र व्याप्त हो जाएंगी। सब सारे संसार के उपेक्षित वर्ग का जीवन आनंद और उल्लास से भर जाएगा। सचमुच मुझको तो जिंदगी सरहद सूर्यों के प्रांगण पार भी जाती सी दिखती है। और कवि कहते हैं कि जब मैं इन सब चीजों के बारे में जैसे ही सोचता हूं, इस स्थिति के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी अपनी खुद की सीमाएं पार कर सूर्य के आंगन तक फैल गई है। यानी जीवन अब किसी एक शरीर के दायरे में नहीं है, किसी एक स्थान विशेष के दायरे में नहीं है, किसी एक देश में के दायरे में नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व में एक ही चेतना, एक ही जीवन आनंद से विस्तृत होता हुआ कवि को दिखाई देता है। जिंदगी सरहद यानी जिंदगी की सीमा। मैं परिणत हूं, कवि कहते हैं परिणत यानी मैं बिल्कुल बदल गया हूं। व्यक्तित्व में परिवर्तन की बात हो रही है। बदलने का मतलब है व्यक्तित्व का अंतर, व्यक्तित्व में बदलाव, परिवर्तन। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता। और कवि कहते हैं कि मैं बिल्कुल बदल गया हूं। यहां कवि केवल मैं का मतलब कवि अकेले नहीं है, क्योंकि कवि मैं के माध्यम से संपूर्ण परिवेश की, आम जन की बात कर रहे हैं। यानी समाज बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, आम आदमी बदल रहा है। कविता में कवि कहते हैं कि कविता में यह सब कहने की आदत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं? वर्तमान समाज में चल नहीं सकता कि आज समाज जिस रूप में हमारे सामने है, यानी क्रांति चेतस रूप में हमारे सामने है, उस समाज में पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। अब वो जो पूंजीपति, जो शोषक वर्ग था, उसके अब आतंक इस परिवर्तित समाज में नहीं चल पाएंगे। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि जो लोग पूंजी से जुड़े हुए हैं, उनके हृदय नहीं बदलेंगे, उनके हृदय में वो भावनाएं आम आदमी के लिए उत्पन्न होंगी ही नहीं। लेकिन ये भी निश्चित है कि उनका शोषण, उनका अत्याचार, उनकी यातनाएं अब इस क्रांति धर्मी समाज में, क्रांति चेतस समाज में नहीं चल पाएगा। स्वातंत्र्य व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को, जन को। और उनका जो रवैया है, उनके जो सिद्धांत हैं, जिनके द्वारा वो आम आदमी का शोषण करते थे, अब क्योंकि आम आदमी स्वतंत्रता का पक्षधर हो गया है, इसलिए अब वे अपने झूठे सपने दिखाकर शोषण जो किया करते थे, अब वो उस मुक्ति के मन को, यानी स्वतंत्र और क्रांति चेतस व्यक्ति जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, उसके मन को अब वो बहुत ज्यादा छल नहीं पाएंगे, उसे धोखा नहीं दे पाएंगे। पहले जिस भोले से मन को, जो जागरूक नहीं था, सचेत नहीं था, सजग नहीं था अपने अधिकारों के प्रति, उसे वे छलते थे और उसका शोषण करते थे छल के माध्यम से। अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे।
मुक्ति के मन को, जन को, उस स्वतंत्रता प्रिय मन को नहीं छल पाएंगे और जन यानी आम आदमी को नहीं छल पाएंगे। 47वें अंश पर आ गए हैं। एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया, क्या हुआ? कवि कहते हैं कि और अचानक सोचते सोचते कवि को ऐसा लगा जैसे उनके हृदय की धड़कन रुक गई हो। ऐसा क्या हो गया? यानी कवि को अब भी हर थोड़ी देर में जब वो एक सुनहरा स्वप्न देखते हैं और देखते हैं कि एक सुंदर सुखद समाज स्थापित होने के कगार पर है, तब वे उनके मन में कहीं ना कहीं वो आशंका भी विद्यमान होती है, वो भय भी विद्यमान होता है। इसलिए हर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो कविता में उस तरह का कुछ एक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। तो यहां भी एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया, उनको लगता है कि जैसे उनकी हृदय की धड़कन रुक गई हो। क्या हुआ? और वो आशंकित से, भयभीत से इधर उधर देखने लगते हैं कि क्या हुआ। नगर से भयानक धुआं उठ रहा, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। और वो देखते हैं कि नगर के बीचों बीच से भयानक आग उठ रही है, आग की लपटें उठ रही हैं, धुआं उठ रहा है, यानी क्रांति का सूत्रपात हो चुका है। और ये क्रांति कैसी है? सशस्त्र क्रांति है। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, यानी परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान, और सड़कें पूरी तरह से सुनसान है, सन्नाटा छाया हुआ है सड़कों पर। हवाओं में अदृश्य ज्वाला की गर्मी, गर्मी का आवेग। ध्यान देंगे, देखिए इस पंक्ति को दोबारा पढ़िए। सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान। क्यों सुनसान है? क्योंकि क्रांति का सूत्रपात हो गया है। नगर के बीच से भयानक धुआं उठ रहा है, गोली चल रही है, कहीं आग लग रही है, लेकिन सड़क उस आतंक के कारण, उस भय के कारण सुनसान है। लेकिन फिर भी इस सुनसान, इस वीरानी के बीच भी हवा कैसी है? हवाओं में अदृश्य ज्वाला की गर्मी। जो हवा चल रही है, यानी परिवेश में जो आग है, अब वो शोषण और दमन की आग नहीं है, बल्कि अदृश्य अग्नि। अदृश्य अग्नि क्या है? क्रांति की आग। क्रांति की आग की गर्मी है, और वो गर्मी बहुत आवेग है, प्रभावशाली है, उसमें बहुत आवेग है। साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जनमन उद्देश्य। साथ साथ है ये साथ साथ है, और यहां पर बिंदी आएगी। साथ साथ सोते हैं, साथ खाते हैं, पीते हैं, जनमन उद्देश्य। और कवि कहते हैं कि इस तरह की अदृश्य ज्वाला की गर्मी वातावरण में, यानी क्रांति की भावनाएं हवा के रग रग में महसूस हो रही है। और वो देख रहे हैं कि जिस समाज में पहले दूरियां थी मनुष्य और मनुष्य के बीच, अब वहां वो दूरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। वे मनुष्यों को साथ साथ घूमते हुए देखते हैं, साथ साथ रहते हुए देखते हैं, यहां तक कि साथ सोते, साथ खाते और साथ पीते। यानी सामूहिकता का भाव, एकता का भाव, संगठन का भाव समाज में विकसित हो रहा है। और जन मन उद्देश्य, यानी मन से भी व्यक्ति संगठित हो रहे हैं और अपने लक्ष्यों की दृष्टि से भी वो एक हो रहे हैं। यानी सबका अब उनमें बिखराव नहीं है, उनमें भेदभाव नहीं है, अब उनका उद्देश्य एक ही है, सबके मन एक ही हैं कि वो क्रांति के रंग में रंगे हुए हैं। तो वो कवि देखते हैं पथरीले चेहरों के खाकी ये कसे ड्रेस। लेकिन इन सब के बीच जहां क्रांति विस्तृत होती हुई दिखाई दे रही है, उनके बीच कवि कहते हैं पथरीले चेहरे के खाकी ये कैसे ड्रेस, कि इसके इस स्थिति के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं, पूंजीपति वर्ग के, आतताई वर्ग के, शोषक वर्ग के, जिन्होंने खाकी ड्रेस पहन रखी है और जिनके चेहरे पथरीले हैं, यानी संवेदना रहित हैं, जो किसी को पीड़ा में देखकर जिनके चेहरे पर शिकन नहीं उठती, जिनके हृदय में संवेदना नहीं जागती, इतने पत्थर जैसे चेहरे लेकर कुछ लोग खाकी ड्रेस पहनकर खड़े हैं, यानी पहरे पर हैं कि कहीं भी कुछ भी गलत हो तो वे तुरंत उसे दबा दें, रोक दें। यानी दमन चक्र अब भी रुका नहीं है। घूमते हैं यंत्रवत, और वो कैसे हैं? यंत्र की तरह से घूमते हैं। जैसे यंत्र अपनी गति से घूमता है, ऐसे ही वे पथरीले चेहरों वाले खाकी वेशभूषा पहने हुए जो लोग हैं, वो यंत्र के समान घूमते हैं, चारों तरफ निगरानी करते हैं। वे पहचाने से लगते हैं वाकई, और जब कभी उनको बहुत गहराई से देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो इन सबको तो वे सचमुच जानते हैं। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, यानी सशस्त्र क्रांति निरंतर चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं दोस्तों, ये परीक्षा में पूछी जाती हैं, ध्यान देंगे। सब चुप। अब यहां पर कवि समाज के उस कटु यथार्थ का पर्दाफाश कर रहे हैं कवि, जो उस समय के दौर में, क्या आज के दौर में भी कहीं ना कहीं हमें
अपना भद्दा रूप दिखाई देता है। कवि लिखते हैं, सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं। कि ये इतना सब कुछ चल रहा है, क्रांति हो रही है, दूसरी ओर उस क्रांति पर पहरा हो रहा है, दमन चक्र चल रहा है, लेकिन उस परिवेश में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो कलाकार वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग जिनमें सोचने समझने की शक्ति है, परिस्थितियों के पक्ष और विपक्ष पर चिंतन कर सही का साथ देने की उम्मीद जिनसे की जाती है, वो सब साहित्यकार और कवि जो संवेदनशील होने की बात करते हैं, वे सब चुप हैं। ये साहित्यकार चुप हैं, बुद्धिजीवी वर्ग चुप है, संवेदनशील कवि निर्वाक हैं, जैसे उनकी वाणी ही किसी ने छीन ली हो। यानी कोई भी परिवेश की इस विषम स्थिति के विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, सब चुप हैं। जबकि होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि जो गलत समाज में हो रहा है उसका विरोध होना चाहिए थे, ताकि वो इतने विद्रूप रूप को, इतने भयानक रूप को धारण ही ना कर सके। दूसरी पंक्ति में चिंतक, बुद्धिजीवी में आ गए, शिल्पकार, नर्तक, कलाकार। जितने भी साहित्यकार होते हैं, कविजन होते हैं, उनके पास बुद्धि भी होती है और सृजन की क्षमता भी होती है। एक कलाकार का सबसे बड़ा गुण होती है सृजनशीलता, यानी निर्माण करने की कला। तो वो निर्माण करने की कला, क्योंकि कवि एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए तत्पर हैं, वो सपना देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि जो निर्माण करने की क्षमता रखते हैं व्यक्ति, जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास सृजन की क्षमता है, वे सब चुप हैं, मौन हैं और इस विषय पर कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, जो गलत हो रहा है उसका विरोध नहीं कर रहे। उनके ख्याल से यह सब गप है। और वो क्या, जब भी उनसे कहा जाता है कि आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, तो वो कहते हैं कि ये सब जो कहा जा रहा है ये सब गप है, ऐसा कुछ भी समाज में नहीं हो रहा है, मात्र किंवदंती है, यानी लोगों की बनी बनाई बातें हैं, लोक प्रचलित कल्पना की बातें हैं, कपोल कल्पनाएं हैं। ये रक्तपाई वर्ग से, नाभिनाल बद्ध से ये लोग नपुंसक भोग शिरा जालों में उलझे। कवि कहते हैं कि ये वो वर्ग है, वो लोग हैं जो कहने को कवि हैं, यानी कलाकार हैं, संवेदनशील हैं, सृजनशील हैं और बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ये नाभिनाल से बंधे हुए हैं, यानी जन्म से बंधे। जब भी कोई शिशु माता के गर्भ में होता है तो वो माता से पोषण प्राप्त करता है अपनी नाभि की नाल के द्वारा। तो वो माता के साथ नाभि की नाल से जुड़ा हुआ होता है और उसी से वो पोषण प्राप्त करता है। तो कवि कह रहे हैं कि ये रक्तपाई यानी शोषक, रक्त पीने वाले, रक्त पीने वाला कौन सा वर्ग? जो शोषक वर्ग है। ये क्यों चुप है? ये इसलिए चुप है क्योंकि जो शोषक वर्ग है उससे ये सारे लोग जो बुद्धिजीवी और कलाकार हैं, ये अपने भरण पोषण, स्वार्थ आदि के लिए नाभि से जुड़े हुए हैं। जैसे शिशु अपनी माता से पोषण प्राप्त करने के लिए नाभि से उसके साथ जुड़ा होता है, ऐसे ही ये लोग, ये कलाकार लोग, ये साहित्यकार लोग, ये नर्तक, ये शिल्पकार, ये बुद्धिजीवी, ये सब इस शोषक वर्ग से नाभिनाल की तरह जुड़े हुए हैं। इसलिए ये विरोध नहीं करते, क्योंकि तब इनकी ये जो स्वार्थ सिद्धि का जो जरिया है वो समाप्त हो जाएगा, बिखर जाएगा। और ये कैसे हैं? नपुंसक। ये नपुंसक हैं, शक्तिहीन है, क्योंकि ये अपनी शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, भोग शिरा जालों में उलझे, और ये केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति कर भोग विलास की जाल में उलझे हुए हैं। समाज के प्रति क्या इनके दायित्व हैं, इसके विषय में ये सोचते भी नहीं। प्रश्न की उथली सी पहचान राह से अनजान, और जो भी समस्याएं हैं उनको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते गए, यानी एक दिखावा करते हैं कि वे समस्याओं के विषय में चिंतन कर रहे हैं, लेकिन वे उनकी तह में नहीं जाते, राह से अनजान। और जो कुछ हो रहा है, जिस राह पर उनको वाकई चलना चाहिए था, उस राह से ये बेखबर हैं, अनजान हैं, अपरिचित हैं, यानी उस विषय में ये कुछ भी जानते नहीं, यानी वास्तविकता से आंतरिक स्तर पर परिचित होते हुए भी अपरिचित हैं। वाक रुदंती, और क्या करते हैं? वाक यानी वाणी, रुदंती रोते हुए। और कैसे हैं? उस
पीड़ा के तह में नहीं जाते, उसे अपने भीतर महसूस नहीं करते, क्योंकि संवेदनशीलता तो है ही नहीं, ये तो नाविनाल बद्ध है रक्तपाई वर्ग से। तो इसलिए केवल वाणी से, जो वाणी उनके हृदय से नहीं निकलती, उन शब्दों से केवल दुख प्रकट करते हैं, रोते हैं, अपनी झूठी संवेदनाएं दिखाते हैं। चढ़ गया उर पर कहीं कोई निर्दयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। और कवि कहते हैं कि इन सब दृश्यों को देखकर ऐसा लगता है मानो मेरे हृदय पर कहीं कोई निर्दयता पूर्वक चढ़ गया है, यानी बहुत अधिक हृदय पर दबाव अनुभव होता है, और उसी बीच कहीं पर आग लग रही है, कहीं गोली चल रही है, यानी सामाजिक परिवर्तन की जो क्रांति है वो अपनी गति से हो रही है संपन्न। आगे चले। भव्याकार भवनों के बिबरों में छिप गए समाचार पत्रों के पतियों के मुख स्थूल। अब ये तो बुद्धिजीवी वर्ग की बात हो गई, शोषक वर्ग की बात हो गई, कलाकारों की बात हो गई। अब अखबार, जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माने जाते हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वास्तव में समाज में जो कुछ हो रहा है उसको वैसा का वैसा प्रस्तुत करेंगे ताकि लोगों में जागृति आए, उनके साथ क्या हो रहा है इस पूरे दृश्य को देखकर कवि लिखते हैं कि वे सब अपने विशाल जो आलीशान भवन हैं, उन भवनों के विवर यानी छेद, यानी अपने घरों में छिप गए हैं। समाचार पत्रों के पतियों के मुख स्थूल, और जो समाचार पत्रों के बड़े बड़े सेठ साहूकार जैसे मालिक हैं, उनके बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो कैसे हो गए हैं, गढ़े जाते सब। वो सब तेजहीन होकर अपने अपने भवनों में छिप गए हैं। और क्या हो रहा है, गढ़े जाते संवाद, गढ़ी जाती समीक्षा, और जो कुछ हो रहा है उसको जिस रूप में हो रहा है उस रूप में नहीं लिखा जा रहा अखबारों में, बल्कि संवाद मन से बनाए जाते हैं और गढ़ी जाती समीक्षा, और उनकी झूठी समीक्षाएं प्रकाशित की जाती है, यानी समाज का परिवेश का जो सच्चा चित्र है वो प्रस्तुत नहीं किया जाता अखबारों में भी, यानी अखबार समाचार पत्र भी अब वास्तविक दायित्व को निर्वाह नहीं कर रहे हैं। गढ़ी जाती टिप्पणी जन मन उर शूर, और वो झूठी झूठी टीका टिप्पणी अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन इन सब विसंगतियों, इन सब दबावों के बीच कवि कहते हैं कि जन का जो मन है, उस मन के साथ जो हृदय है उसमें शूरवीरता का भाव है, यानी वहां क्रांति की आग इतनी प्रबल रूप में भड़क चुकी है कि वे लोग इन सारी स्थितियों से अप्रभावित हैं। वे अब शिथिल नहीं हो रहे, अब वे निराश नहीं हो रहे, अब वो हताश भी नहीं हो रहे, क्योंकि उनमें दृढ़ संकल्प की शक्ति है, उनके हृदय में शूरवीरता का भाव है, उनका आत्मबल मजबूत हो गया है। बौद्धिक वर्ग है कृतदास, लेकिन विडंबना क्या है समाज की? कवि कहते हैं विडंबना यह है कि जो बौद्धिक वर्ग है, जिसको समाज का नेतृत्व करना चाहिए था ताकि आम आदमी का शोषण हो ही ना सके, वो पूंजीपति वर्ग के हाथों का खरीदा हुआ गुलाम बन गया है। कृतदास खरीदा हुआ गुलाम, किराए के विचारों का उद्भास। इसलिए वो बौद्धिक वर्ग जिसे सही विचार व्यक्त करने चाहिए थे, वो जिसके द्वारा खरीदा गया है उसके अनुसार किराए के विचारों को उद्भास यानी अभिव्यक्त करता है, सामने लाता है, यानी वो विचार उसके अपने विचार नहीं होते, वो केवल उस जिसके द्वारा खरीदा गया है उसके अनुसार, उसके मनोनुकूल विचारों को अभिव्यक्त करता है। बड़े बड़े चेहरों पर स्याहियां पुत गई, और इन सब स्थितियों के बीच भी क्रांति क्योंकि अपने प्रबल वेग में आगे बढ़ रही है, हो रही है, परिणाम क्या है कि बड़े बड़े जो चेहरे हैं पूंजीपतियों के, उन पर कालिख पुत गई है, वे निस्तेज हो गए हैं, प्रभावहीन हो गए हैं। नपुंसक श्रद्धा, और समाज में जो बड़ा वर्ग था, वो उस वर्ग में जो श्रद्धा है वो नपुंसक यानी शक्तिहीन हो गई है। क्योंकि वो श्रद्धा कैसी है? वो श्रद्धा है कृतदासों की श्रद्धा, वो श्रद्धा है किराए के विचारों के प्रति श्रद्धा, क्योंकि वो श्रद्धा वास्तव में सत्य के प्रति नहीं है, निष्ठा के प्रति नहीं है, मानव के प्रति नहीं है, संवेदनशीलता के प्रति नहीं है, बल्कि वो दिखावे के प्रति है। इसलिए वो श्रद्धा के लिए कवि इस्तेमाल करते हैं नपुंसक श्रद्धा। सड़क के नीचे की गटर में छिप गई, और जो सचमुच की श्रद्धा है, जो सचमुच का जो हृदय का पवित्र भाव है, वो ऐसा लगता है मानो सड़क के नीचे जैसे गटर का गंदा पानी बहता है, वैसे ही वो श्रद्धा का जो भाव है वो शक्तिहीन होकर विकृतियों में डूबकर गटर के पानी की तरह
उनके हृदय में, जो खरीदे गए गुलाम हैं, उनके हृदय में प्रवाहित हो रहा है। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। धुएं के जहरीले मेघों के नीचे ही हर बार द्रुत निज विश्लेष गतियां, एक स्प्लिट सेकंड में शत साक्षात्कार। और कवि कहते हैं इन सब विसंगतियों के बीच भी आकाश में जहरीला धुआं विद्यमान है, यानी विकृतियों और विसंगतियों का जो धुआं विद्यमान है, अंधकार विद्यमान है, उनके नीचे क्रांति की आग निरंतर प्रज्वलित है। कैसे? क्योंकि इन सारी परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं तीव्र गति से लोग, क्योंकि आम आदमी जाग चुका है। एक स्प्लिट सेकंड में शत साक्षात्कार, और उनके इस विश्लेषण के फलस्वरूप एक सेकंड, एक क्षण के छोटे टुकड़े में भी वो सैकड़ों यथार्थों को सामने ले आते हैं, सामने साक्षात्कार करते हैं, यानी यथार्थ की आंखों में आंखें डालकर उसे देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, उसके चेहरे को सुंदर चेहरे में बदलने के लिए संघर्षरत हो जाते हैं। आगे चलें। टूटते हैं धोखों से भरे हुए सपने, और जो सपने पूंजीपति वर्ग उनको छल पूर्वक दिखाता रहा, जो कभी पूरे नहीं होते थे, केवल उनके शोषण करने का एक जरिया बने हुए थे, वो सपने हर क्षण टूट रहे हैं, क्योंकि अब कड़वी प्रवेश की कड़वी सच्चाई उनके सामने आ रही है। रक्त में बहती हैं शान की किरणें, इसलिए आम आदमी के भीतर जो रक्त है, जिसमें पहले निराशा और हताशा और तेजहीनता थी, वो वहां अब गरिमा की किरणें, यानी क्रांति के फलस्वरूप गरिमा की किरणें प्रवाहित होने लगी हैं, यानी उज्जवल भावनाओं का प्रकाश विद्यमान है। विश्व की मूर्ति में आत्मा ही ढल गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। और कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो संपूर्ण विश्व ही मेरी आत्मा के रूप में सामने आ गया है, यानी अखिल विश्व के स्तर पर कवि अपनी संवेदनशीलता को साकार रूप में प्रचारित होते हुए देखते हैं, विस्तृत होते हुए देखते हैं। 49वें पद, राह के पत्थर ढोकों के अंदर, पत्थर ढोके, यहां पत्थर और ढेले जो होते हैं मिट्टी के बड़े बड़े, उनके लिए कहा गया है। तो रास्ते में जब पत्थर और ढेले आ जाते हैं, यानी रास्ते के मार्ग की रुकावट है। सांकेतिक अर्थ क्या हुआ? अवरोध, रुकावट। लेकिन उन सब रुकावटों के भीतर पहाड़ों के झरने तड़पने लग गए, यानी जिस प्रकार कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार पहाड़ों के पथरीले शिखरों पर, उनके भीतर, ऊपर से वो कठोर होते हैं लेकिन उनके भीतर झरने अपनी गति से बहते हैं, ऐसे ही इतनी सामाजिक विसंगतियों के अवरोधों के बावजूद आम जन के हृदय में क्रांति की चेतना के झरने बहने लग गए हैं, यानी क्रांति की तरंगे अपने वेग से आगे बढ़ने लगी हैं, प्रवाहित होने लगी हैं। मिट्टी के लौंदे के भीतर भक्ति की अग्नि का उद्रेक भड़कने लग गया। और क्या हो गया? मिट्टी का लौंदा क्या? मिट्टी का लौंदा आमजन, मिट्टी का लौंदा यानी मिट्टी का ढेला। और मिट्टी के ढेले की बात हमने पहले भी कवि ने इस कविता में की है, जहां उन्होंने कहा है मिट्टी के लौंदे में किरगीले कण कण, यानी मिट्टी के एक एक कण में जिस तरह से सृजन की अद्भुत क्षमता होती है कि एक बीज डालो और अंकुर फूटता है, यानी सृजन होता है, निर्माण होता है, उसी तरह से वो मिट्टी का लौंदा प्रतीक है आम जन का, कि उस आम जन के भीतर, यानी इस समाज के प्रत्येक शोषित वर्ग के भीतर हृदय में भक्ति की अग्नि, यानी क्रांति के प्रति निष्ठा और विश्वास की जो अग्नि है, वो उद्रेक फूट पड़ी है अपने पूरे वेग से, यानी प्रभावशाली ढंग से विद्यमान है, भड़कने लग गया। और वो क्रांति की आग अब भड़कने लग गई। धूल के कण में अनहद नाद का कंपन, और उस मिट्टी के कण कण में, यानी आम आदमी के, हर आदमी के हृदय में अनहद नाद की तरंगे खतरनाक रूप से विद्यमान हो रही हैं। अनहद नाद क्या होता है? अनहद नाद एक ऐसी ध्वनि जो अनंत है, जिसकी सीमाएं नहीं है और जो निरंतर गुंजायमान रहती है। खासतौर से रहस्यवाद में जब जो चेतना है व्यक्ति की, वो मूलाधार चक्र से ब्रह्मरंध्र पर आती है, उसके बाद अनहद नाद की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन यहां कवि इसको सांकेतिक अर्थ में ग्रहण कर रहे हैं। कवि का कहना है कि क्रांति का जो नाद है, क्रांति की जो ध्वनि है, वो बिना रुके विस्तृत रूप में सर्वत्र गूंज रही है, यानी सृष्टि के परिवेश के कण कण में क्रांति का स्वर गूंज रहा है। और ये स्थिति बहुत खतरनाक रूप में, यानी क्रांति अपने पूरे रूप में सामने आ गई है। मकानों के, अब देखिए क्रांति आ गई है तो क्रांति का प्रभाव देखेंगे और एक एक पंक्ति पर ध्यान देंगे।
मकानों के छत से गार्डर कूद पड़े ढम से। और कवि क्या कहते हैं कि उस क्रांति के प्रभाव के फलस्वरूप, क्योंकि अनहद नाद का कंपन है सारे परिवेश में, तो उसका प्रभाव क्या है उस क्रांति के अनहद नाद का, कि मकानों के छत से गार्डर कूद पड़े ढम से। गार्डर क्या होता है? गार्डर जो पहले छतों को सपोर्ट करने के लिए लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लगाए जाते थे, उनको गार्डर कहा जाता था। यानी मकानों की छत से जो गार्डर हैं वो उनमें भी, यानी निर्जीव वस्तुओं में भी क्रांति की चेतना का संचार हो गया है। यहां ये बात इस बात की ओर संकेत करती है, केवल जीवित व्यक्ति ही क्रांति चेतस नहीं बने, बल्कि निर्जीव वस्तुएं भी क्रांति चेतस हो गई हैं। यानी सृष्टि के जड़ चेतन जो जगत है उसमें कण कण में क्रांति व्याप्त हो गई है। तो कवि कहते हैं मकानों के छत से गार्डर कूद पड़े ढम से, यानी गार्डर क्रांति के वेग में आकर कूद पड़े हैं। घूम उठे खंबे, और जो बड़ी बड़ी इमारतों के जो खंबे थे वो क्रांति के कारण घूमने लगे हैं क्रांति की लहरों के साथ। परिवर्तन, वो प्रतीकार्थ क्या है? प्रतीकार्थ ये है कि सारे सृष्टि में, सारे परिवेश में क्रांति की लहरों ने हलचल मचा दी है, भयानक वेग से चल पड़े हवा में। और ये खंबे गोल गोल घूमते हुए क्रांति की हवा के साथ भयानक वेग से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी सर्वत्र परिवेश में क्रांति की हलचल मच गई है, खलबली मच गई है। दादा का सोटा भी करता है दांव पेच। अब ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, देखने में ऐसा लगता है कि क्या मजाक है, लेकिन इनके अर्थ बहुत गहरे हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। दादा का सोटा भी करता है दांव पेच। दादा कैसे होते हैं? बुजुर्ग जो शक्तिहीन है। क्यों शक्तिहीन है, क्यों कमजोर है? क्योंकि वो वृद्ध है और डंडे का, सोटे के सहारे चलते हैं। लेकिन क्रांति की लहर के कारण वो अपनी उम्र भूल जाते हैं, अपनी शक्तिहीनता भूल गए हैं, और उनका जो डंडा है वो अब उनका सहारा नहीं है, बल्कि क्रांति का एक अस्त्र बन गया है। यानी बुजुर्ग जन समुदाय में भी क्रांति की लहर आ गई है, नाचता है हवा में। और वो दादा का सोटा अब क्रांति का शस्त्र बनकर हवा में नाचने लगा है। गगन में नाच रही कक्का की लट्ठी। दादा वयोवृद्ध और प्रौढ़ व्यक्ति, काका, काका की जो लाठी है वो, जिसको वो अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी आकाश में नाचने लगी है। यानी प्रौढ़ जो वर्ग है उसमें भी क्रांति की चेतना की लहर व्याप्त हो गई है। यहां तक कि बच्चे की पैंपे भी उड़ती है। बिल्कुल छोटे जो नवजात शिशु हैं जो खिलौनों से खेलते हैं, और पैंपे का अर्थ है वो आवाज करने वाले खिलौने, तो बच्चे की जो पैंपे हैं, यानी बच्चों में भी क्रांति की चेतना की लहर व्याप्त हो गई है। और उनके जो खिलौने हैं वो भी यंत्र बन गए हैं, शस्त्र अस्त्र बन गए हैं, किसके? क्रांति के। तेजी से लहराती घूमती है हवा में सलेट पट्टी। और जो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं उन बच्चों की स्लेट पट्टियां भी क्रांति का एक औजार बन गई हैं, एक शस्त्र बन गई हैं, और वो भी क्रांति की चेतना से भरकर हवा में लहराने लगी हैं। एक एक वस्तु या एक एक प्राणाग्नि बम है। इस प्रकार क्या कहना चाहते हैं कवि कि वृद्ध से लेकर शिशु तक, सभी जड़ से लेकर चेतन तक परिवेश की कण कण में क्रांतिकारी चेतना व्याप्त हो गई है, और हर वस्तु एक जीता जागता अग्नि बम बन गई है, यानी क्रांति का एक अस्त्र बन गई है। ये परमास्त्र हैं, ये परम अस्त्र यानी दिव्य अस्त्र हैं, प्रक्षेपास्त्र हैं, और ये विसंगतियों विकृतियों के लिए, शोषकों के लिए यम यानी काल के समान है। शून्याकार में से होते हुए वे अरे अरी पर ही टूट पड़े अनिवार। और कवि कहते हैं कि वे शून्य में से निकलकर अचानक अरी यानी शत्रु पर ही टूट पड़े। कवि कहते हैं मैं देख रहा हूं कि वे शत्रु पर पूरी ताकत के साथ टूट पड़े हैं। कैसे? अनिवार, यानी जिनको रोका नहीं जा सकता, यानी इतने प्रबल रूप में टूट पड़े हैं शत्रु पर, यानी विकृतियों और विसंगतियों पर, कि उनको रोका जाना नामुमकिन है। यह कथा नहीं है, यह सब सच है। हाँ भाई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। और कभी कहते हैं कि यह सब कथा नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है, बिल्कुल सच है कि परिवर्तन समाज में आ रहा है, क्रांति हो रही है। आगे चलें। किसी एक बलवान तमश्याम लोहार ने, बहुत ही खूबसूरत अंश है दोस्तों, किसी एक बलवान तमश्याम लोहार ने बनाया कंडों का वर्तुल ज्वलंत मंडल, स्वर्णिम कमलों की पाखुरी जैसी ही ज्वालाएं उठती हैं उससे। देखिए, अब इस बात को ऐसे समझेंगे कि जब भी लोहार को, लोहे को मनचाहे आकार में बदलना होता है, ढालना होता है, तो वो क्या करता है? आग जलाता है।
और कंडों को गोलाकार बनाता है, उस पर उस लोहे को तपाता है और उसे ठोक ठोक कर हथौड़े से वहां मनचाहा आकार देता है और जहां उसे फिट करना होता है वहां फिट करता है। तो इस पूरे दृश्य को आप समझ लीजिए। उसके बाद कवि इसके माध्यम से क्या कह रहे हैं वो समझना है कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह से एक शक्तिशाली तम यानी अंधकार के समान काले लोहार ने, ऐसा लग रहा है काले लोहार ने वर्तुल यानी गोलाकार जलता हुआ एक मंडल यानी एक घेरा किसका, कंडों का बना लिया है। यानी कंडे क्या है, कंडों का मंडल क्या है, क्रांतिकारी विचारधाराओं का एक घेरा चारों तरफ बन गया है जिसमें क्रांति की विचारों की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो अब वो किसने किया है, तम श्याम, शक्तिशाली तम श्याम लोहार ने, यानी आम आदमी जो विकृतियों और विसंगतियों से संघर्ष कर करके मजबूत हो गया है, शक्ति संपन्न हो गया है क्रांति की भावना से, जिसने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और जो संघर्ष में जूझकर काला हो गया है, उसका रंग पक्का हो गया है, ऐसे क्रांतिकारी उस आम आदमी ने क्रांतिकारी भावनाओं का एक गोलाकार मंडल घेरा बना लिया है। स्वर्णिम कमलों की पाखुरी जैसी ही ज्वालाएं उठती हैं उससे, और जैसे कोई लोहार जब गोल कंडों का गोल एक वर्तुल बनाता है और उसमें से ज्वालाएं निकलती हैं तो वो गोल आकृति में ही वो ज्वालाएं निकलती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि इस क्रांति के मंडल से जो ज्वालाएं निकल रही हैं वो सुनहरे कमलों की पंखुड़ियों जैसी ज्वालाएं हैं। सुनहरे कमलों की पंखुड़ियां, यहां पर अर्थ एक एक शब्द सार्थक है दोस्तों। सुनहरापन है क्योंकि वो लोक कल्याणकारी हैं। कमल हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारे मतलब वो विचारधारा हमारी संस्कृति से, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से परिपुष्ट है। और पंखुड़ी है यानी कोमलता है। कोमलता क्यों है, क्योंकि वो संवेदना पर आधारित है। तो उस क्रांति के अग्नि में से जो ज्वाला निकलती है वो सुनहरे कमलों की पंखुड़ी के समान लोक कल्याणकारी है, सुंदर है और कोमल है। ज्वालाएं उठती है उससे। आगे चलें। और उस गोल गोल ज्वलंत रेखा में रखा लोहे का चक्का, और लोहार ने, जैसे लोहार लोहे के एक चक्के को वहां रख लेते हैं उस आग के बीच ताकि उसे गर्म कर मनचाहे आकार दे सकें, उसी तरह से यहां जो आत्मा है, मानो वो व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति की चेतना लोहे का चक्का है और उसे इस क्रांति की अग्नि के बीच में रख दिया गया है। चिनगियां स्वर्णिम नीली व लाल, और उस अग्नि से कैसी चिनगारियां निकल रही हैं, सुनहरी, नीली और लाल रंग की, यानी क्रांति की चिनगारियां निकल रही हैं, सदविचारों की चिनगारियां निकल रही हैं, फूलों से खिलती। और वो क्रांति की है लेकिन फिर भी जब वो खिलती है तो वो फूल के समान प्रतीत होती है। फूल जब खिलता है तो आनंद का स्रोत बन जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि उन क्रांतिकारी विचारों से, क्योंकि मनुष्य के जीवन में, आम आदमी के जीवन में आनंद का संचार होने वाला है, इसलिए वे फूलों के समान खिलती हुई प्रतीत होती है। कुछ बलवान जन सांवले मुख के, और कुछ बलवान, कुछ शक्तिशाली जन यानी आम आदमी जो संघर्ष में तप तप कर सांवले हो गए हैं, सांवले मुख के, चढ़ा रहे लकड़ी के चक्के पर जबरन। जैसे लोहार उस गर्म लोहे को गोल करके और लकड़ी के ऊपर चढ़ाता है, उसी तरह से कुछ क्रांति चेतस आम आदमी, युवक जो शक्तिशाली हैं, संघर्ष की आग में तपकर सांवले हो गए हैं, वो लकड़ी यानी आत्मा। आत्मा कैसी, जड़ और संवेदनाहीन जो आत्मा थी, वो लकड़ी के चक्के पर जबरदस्ती लाल लाल लोहे की गोल गोल पट्टी घनमार घनमार, जिस तरह से लोहार लकड़ी पर गरम करके लोहे के चक्के को और उस पर चढ़ाता है और उस पर घन यानी हथौड़ा मार मार कर उसे बिल्कुल मजबूती से फिट करता है, उसी तरह से कुछ संघर्षशील लोग जो हैं, युवक जो हैं, जो आम जन के प्रतीक हैं, वे जड़ और संवेदनाहीन हुई जो आत्मा है उस पर क्रांतिकारी विचारों का लोहे का चक्का चढ़ा रहे हैं। और लोहे का चक्का चढ़ाने का मतलब है कि उनके जड़ हुए हृदय में, उनकी जड़ आत्मा में संवेदनशीलता प्रस्तुत कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं संवेदनशीलता का, और दूसरी बात क्या कर रहे हैं, उन्हें दृढ़ता और आत्मविश्वास दे रहे हैं। उसी प्रकार अब आत्मा के चक्के पर चढ़ाया जा रहा संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर, कि ऐसे ही
जो क्रांति चेतस आम आदमी है, वो प्रत्येक जन जन की आत्मा के चक्के पर, जो कि संवेदनाहीन हो गया था, जो सोया हुआ था, उस जड़ चक्के पर संकल्प शक्ति के लोहे का, संकल्प शक्ति कहां से आ रही है? क्रांति की भावना से। तो संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत और जलता हुआ टायर चढ़ा रहे हैं, यानी सारी आत्माएं, सारे हृदय, सारी चेतनाएं क्रांति के रंग में रंगी जा रही हैं। अब युग बदला है वाकई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, और कभी कहते हैं अब सचमुच ऐसा लगने लगा है कि अब युग बदल रहा है, क्योंकि कहीं इस बदलाव के लिए कहीं आग लग रही है तो कहीं गोली चल रही है। 51वें अंश पर आते हैं। गेरुआ मौसम उड़ते हैं अंगार। अब चारों ओर क्योंकि क्रांति की लहर है, तो मुक्तिबोध कहते हैं कि चारों ओर गेरुए रंग का मौसम है, यानी क्रांति की लहर है, और उड़ते हैं अंगार। अंगार यानी चारों ओर वातावरण में क्रांति के विचार घूम रहे हैं। जंगल जल रहे जिंदगी के अब, और जिंदगी के जंगल यानी जिंदगी में जो विकृतियां थी, जो विषमताएं थी, जो विसंगतियां थी, उनके जंगल अब इस क्रांति के अंगारों में जलकर भस्म हो रहे हैं, यानी कि बदलाव आ रहा है। जिनके के ज्वलंत प्रकाशित भीषण फूलों से बहती वेदना नदियां, जिनके के जल में सचेत होकर सैकड़ों सदियां ज्वलंत अपने बिंब फेंकती। अब कवि क्या कह रहे हैं कि चारों ओर कण कण में क्रांति के विचार हैं, और वो क्रांति के विचार विकृतियों को नष्ट कर रहे हैं, और उनके जलते हुए भयंकर जो प्रकाश उठ रहा है उन अंगारों से, उनमें क्या हो रहा है? फूलों से बहती वेदना नदियां, उनसे वेदना की यानी संवेदनशीलता की नदियां प्रवाहित हो रही हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि क्रांति की चेतना के विस्तार के कारण लोग संवेदनशील हो रहे हैं, यानी एक दूसरे की पीड़ा को अपने भीतर महसूस करने लगे हैं। आत्मिक स्तर पर जुड़ाव हो रहा है, जो फासले, जो दूरियां थी, वे खत्म हो रही हैं। जिनके के जल में सचेत होकर सैकड़ों सदियां, और ये जो संवेदनशीलता की नदियां प्रवाहित हो रही हैं, इन संवेदनशीलता की नदियों में सैकड़ों गुजरी हुई शताब्दियां अपने ज्वलंत बिंब फेंकती, यानी अपनी पीड़ाओं को अभिव्यक्त कर रही है। यानी युग युगों से जो शोषित वर्ग पीड़ा झेलता रहा, जो तनाव झेलता रहा, उसके पूरे के पूरे दृश्य साकार हो रहे हैं इस संवेदनशीलता की नदी में। वेदना नदियां जिनमें के डूबे, और इन वेदना की नदियों में डूब गए हैं युग युग के युगानुयुग, यानी एक युग के बाद दूसरा युग। मानो की आंसू, आंसू यानी पीड़ाएं, युग युग की शोषित वर्ग की जो पीड़ाएं हैं वो इस संवेदनशीलता में डूब गई हैं, यानी संवेदना की नदियों में पीड़ाएं जो हैं हृदय की, वो दूर हो रही हैं। पिताओं की चिंता का उद्विग्न रंग भी, और इस संवेदनशीलता के कारण युग युगों से जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो शोषित वर्ग के जो पिता थे, उनकी चिंताएं उनको किस प्रकार व्याकुल किया करती थी, वो व्याकुलता भी इस संवेदनशीलता में बह रही है। विवेक पीड़ा की गहराई, और जो थोड़ा सोचने समझने की शक्ति रखने वाले जो लोग थे, वो इन विसंगतियों के चलते बौद्धिक स्तर पर जो व्याकुलता महसूस करते थे, इस संवेदनशीलता की नदी में वो व्याकुलता भी बह रही है। डूबा है जिसमें श्रमिक का संताप, और ये संवेदनशीलता की नदी ऐसी है जिसमें श्रमिकों की जो पीड़ा है, जो यातना की पीड़ाएं हैं, वो डूब गई हैं, यानी समाप्त हो गई हैं। वह जल पीकर, और इस संवेदनशीलता की जो नदी है उसका जल पीकर, यानी कि संवेदनशीलता को अपने भीतर समेट कर मेरे युवकों में होता जाता व्यक्तित्वांतर। और कभी कहते हैं कि मेरा जो युवक है, मेरे जो परिवेश में जो युवक है, उनका व्यक्तित्व बदल रहा है, क्योंकि वो इस संवेदनशीलता की नदी का जल पी रहे हैं। और इस जल में क्या है? श्रमिक की पीड़ा है, विवेक की व्याकुलता है, बौद्धिक व्याकुलता है, पिताओं की चिंता है, और सदियों के शोषित वर्ग की पीड़ाएं हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये युवकों का जो व्यक्तित्व बदल रहा है, उसका कारण है कि वे अब उनके भीतर की संवेदनाएं जाग गई हैं क्रांति के प्रभाव से, और वे युग युगों से पीड़ित मनुष्य की पीड़ा को अपने भीतर महसूस करने लगे हैं। और उस पीड़ा को भीतर महसूस करने के फलस्वरूप उनमें दृढ़ संकल्प शक्ति जन्मी है कि इस चेहरे को, समाज के इस रूप को अब बदलना ही होगा। विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से करते हैं संघर्ष, और इसलिए जो व्यक्तित्व परिवर्तित जो युवा हैं, जिनको कवि ने कहा मेरे युवा, वो संघर्ष यानी संघर्ष, अलग अलग क्षेत्रों में संघर्ष के लिए जुटे हैं। और ये संघर्ष किस लिए है? ताकि मानव मूल्यों पर आधारित समाज स्थापित हो सके।
मानो कि ज्वाला पंखुड़ियों से घिर हुए वे सब अग्नि के शतल कोश में बैठे। अब कवि कहते हैं कि जब वे संघर्ष करते हैं क्रांति की भावना से प्रेरित होकर, संवेदनशीलता से प्रेरित होकर, तब ऐसा लगता है ज्वाला की पंखुड़ियों से घिरे है ये, घिरे हुए हों वे सब, क्योंकि उनमें क्रांति की भावनाएं विद्यमान है। और अग्नि के शतदल कोश में बैठे, बहुत ध्यान से समझेंगे, शत यानी 100, दल यानी पत्तियां, 100 पत्तियों के समूह वाला जो कमल होता है, जिसकी 100 पंखुड़ियां होती हैं, उनके बीचों बीच वे बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यानी 100 पत्तियों वाला कमल क्या है? क्रांति की भावना। और उसके बीच वे बैठे हैं। क्रांति की भावना को कमल से क्यों जोड़ा गया है? इसलिए क्योंकि क्रांति की भावना लोक कल्याणकारी है, हिंसा प्रधान नहीं है। तो परिवर्तन लोक कल्याण के लिए किया जा रहा है, हिंसा के लिए नहीं, दमन के लिए नहीं। तो इसलिए कवि को लगता है कि जब वे उनको युवकों को संघर्ष करते हुए देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि मानो वे ज्वाला यानी क्रांति की पंखुड़ियों से चारों ओर से घिरे हुए हैं, यानी अग्नि के सैकड़ों पत्तियों वाले कमल के कोश में सुरक्षित रूप से बैठे हैं। वे द्रुत वेग बहती हैं शक्तियां निश्चयी, और उनके भीतर, उनके शरीर में द्रुत गति से, तीव्र गति से शक्ति का संचार हो रहा है, जिसमें दृढ़ संकल्प है। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। एकाएक फिर स्वप्न भंग। अब ये पूरा का पूरा दृश्य कवि ने बता दिया कि किस तरह का समाज आ रहा है, कैसे क्रांतिकारी चेतना विकसित हो रही है, कैसे व्यक्तित्व का परिवर्तन हो रहा है। एकाएक फिर स्वप्न, लेकिन दूसरे ही क्षण कवि का ये जो सपना था, एक स्वस्थ समाज की स्थापना का सपना, एक मूल्य धर्मी समाज की स्थापना का सपना, वो भंग हो जाता है। बिखर गए चित्र के मैं फिर अकेला, और वो सारे के सारे चित्र छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और कवि अपने आप को फिर से अकेला महसूस करते हैं। मस्तिष्क हृदय में छेद पड़ गए हैं, और उनको लगता है कि बहुत अधिक मानसिक दबाव के कारण उनके मस्तिष्क में और उनके हृदय में छेद यानी घाव हो गए हैं। पर उन दुखते हुए रंध्रों में गहरा प्रदीप्त ज्योति का रस बस गया है। और दूसरी ओर उनको क्या महसूस हो रहा है कि वो जो घाव हो गए हैं, उन घावों में जो दर्द कर रहे हैं, उनके बीच में प्रदीप्त यानी प्रकाश का रस भरा हुआ है, यानी उज्जवल जो प्रकाश है क्रांति चेतना का, वो उसमें समाया हुआ है। यानी पीड़ा है उनके अंदर अब भी, लेकिन उस पीड़ा के साथ एक अलौकिक प्रकाश भी उन पीड़ा के केंद्रों में भरा हुआ है। यानी उनके हृदय में दोनों स्थितियां, विकृति जनित पीड़ा और क्रांति चेतना, दोनों बराबर एक साथ मौजूद है। मैं उन सपनों को खोजता हूं आशय, और कभी कहते हैं कि मैं जो अब तक सपना देख रहा था, मैं उनके अर्थ तलाश करने लग जाता हूं। अर्थों की वेदना घिरती है मन में, और जैसे ही मैं उनकी तह तक पहुंचता हूं, तो मेरा हृदय पीड़ा से भर उठता है, क्योंकि मेरे सामने शोषित वर्ग की पीड़ाएं भी साकार हो उठती हैं। जो युवक संघर्ष कर रहे हैं, उनकी पीड़ाएं भी साकार हो उठती हैं। अजीब झमेला, और कभी महसूस करते हैं कि वो जैसे किसी बहुत बड़ी मानसिक उलझन में फंस गए हैं। घूमता है मन उन अर्थों के घावों के आसपास, और कवि कहते हैं कि निरंतर जो घाव हैं मेरे मस्तिष्क और हृदय में बने, उन घावों के तरफ ही मेरा, उनके चारों ओर ही मेरा हृदय घूमता रहता है, मेरा मन घूमता रहता है। यानी मैं वेदना के उन कारणों को एक क्षण के लिए भी भुला नहीं पाता। आत्मा में चमकीली प्यास भर गई है, लेकिन इन सब के बावजूद मेरी आत्मा में एक चमकीली प्यास भर गई है। प्यास का मतलब होता है तृष्णा। यहां पानी की प्यास नहीं है, बल्कि एक बलवती इच्छा। लेकिन वो इच्छा कैसी है? बलवती तो है, लेकिन साथ ही चमकीली भी है, यानी उज्जवल, मानव कल्याणकारी। लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक इच्छा भर गई है। पीड़ाएं हैं, लेकिन इन पीड़ाओं के पार भी कवि के मन में यह प्रबल इच्छा है कि वो अपने उस सपने को जो लोक कल्याणकारी है उसे साकार करें। उसकी लालसा उनमें जाग गई है। जग भर दिखती हैं सुनहली तस्वीरें मुझको, और इसलिए कवि कहते हैं कि उस प्यास, चमकीली प्यास से भरकर मुझे संसार में जहां भी दृष्टि डालता हूं, सब जगह उज्जवल सुनहरी तस्वीरें यानी आकर्षक क्रांति से के प्रकाश से आलोकित चित्र ही दिखाई देते हैं। मानो कि कल रात किसी अनपेक्षित
अनपेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो, और ऐसा लगता है मानो कल रात को, क्योंकि एक देखिए जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो सबसे बड़ी पहचान क्या होती है हमारे मन की? सबसे बड़ी पहचान होती है कि हम अपने उस प्रिय को एक क्षण के लिए भी अपने मन से अलग नहीं कर पाते। और कवि के लिए ये जो चमकीली प्यास है, ये जो वेदना है, ये इसी तरह हो गई है कि वो एक क्षण के लिए भी उसे भुला नहीं पाते। तभी वो लिखते हैं कि घूमता है मन उन अर्थों के घावों के आसपास, यानी वो एक क्षण के लिए भी उसे अलग नहीं कर पाते। तो विचार जब किसी चीज से अलग नहीं होते तो कभी उसकी तुलना करते हैं, ऐसा लगता है कि कल रात को मानो मैंने किसी अनपेक्षित क्षण, यानी जिसके बारे में सोचा भी नहीं हो, ऐसे क्षण में मैंने किसी से मान लो प्रेम कर लिया हो। जैसे हम प्रेम करने पर प्रियजन को नहीं भुला पाते, ऐसे ही मैं उस विचार को नहीं भुला पा रहा हूं जीवन भर के लिए। और ये प्रेम कैसा है? ये क्षणिक प्रेम नहीं है, बल्कि जैसे मान लो मैंने इस चमकीले प्यास से जीवन भर के लिए प्रेम कर लिया है, मानो कि उस क्षण अतिशय मृत्यु किन्हीं बाहों ने आकर कस लिया था इस भांति कि मुझको उस स्वप्न स्पर्श की चुंबन की याद आ रही है। और कवि कहते हैं जिस तरह के हम प्रिय के साथ बहुत ही अंतरंग पल जब बिताते हैं तो हम एक दूसरे से आलिंगन बद्ध होते हैं, और अलग होने के बाद वो आलिंगन, वो चुंबन, वो कोमल स्पर्श हमारी स्मृति से एक क्षण के लिए भी हटता नहीं, और हम हमेशा उसी आनंद में डूबे रहना चाहते हैं। उसी तरह से कवि कहते हैं कि कल मैंने जिस चमकीले स्वप्न से प्रेम कर लिया था, उस प्रेम का कोमल स्पर्श, उसका आनंद जो मैंने अपने हृदय में अनुभव किया, उसे एक पल के लिए भी मैं अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है मानो उस सपने ने अपनी कोमल बाहों से आकर मुझे जकड़ लिया है, यानी मेरे हृदय में उसने अपना स्थान बना लिया है। याद आ रही है अज्ञात प्रणयिनी कौन थी। और कवि प्रश्न करते हैं कि मुझे निरंतर याद आ रही है कि आखिर वो अज्ञात मेरी प्रेमिका कौन थी जिससे कल रात मैंने अचानक प्रेम कर लिया, और अब मैं उस प्रेम में ही निरंतर डूबा हूं कि एक क्षण के लिए भी उसे भुला नहीं पा रहा हूं। कमरे में सुबह की धूप आ गई है। देखिए सवेरा हो गया, यानी अब जो अंधकार था वो समाप्त हो गया है, और क्रांति का प्रकाश चारों ओर फैल गया है। तो कवि कहते हैं धूप आ गई है, यानी कमरे में जहां पहले अंधेरा था अब वहां सूर्य का प्रकाश यानी क्रांति की उज्ज्वलता व्याप्त हो गई है। गैलरी में फैला है सुनहला रवि छोर, और जो गैलरी बहुत छोटी सी अंधकार से युक्त थी, चारों ओर के परिवेश में जहां खड़े होकर अंधकार ही दिखाई देता था, वहां पर सूर्य की किरणें दूर दूर तक फैली हुई सुनहरी दिखाई दे रही है। क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी? और कवि के मन में क्योंकि आनंद है, उल्लास है क्रांति के सपने का साकार होने का, तो इसलिए वो कह रहे हैं क्या मुझे सचमुच ये चारों ओर इतना आनंद का प्रकाश छाया है, क्या मुझे सचमुच कोई प्रेमिका मिलने वाली है? हाय यह वेदना स्नेह की गहरी जाग गई क्यों कर। और कवि कहते हैं कि आखिर ये पीड़ा, प्रेम की जो पीड़ा है वो मेरे मन में आखिर आज क्यों जाग गई है। सब और विद्युत तरंगीय हलचल, चुंबकीय आकर्षण। और कवि अनुभव करते हैं कि चारों ओर परिवेश में विद्युत बिजली की तरंगों जैसी हलचल मची हुई है और चुंबकीय आकर्षण है। और ये जो क्रांति की विचारधारा है इसमें अपनी ओर खींचने की अद्भुत आकर्षण शक्ति है। प्रत्येक वस्तु का निज निज आलोक, क्योंकि क्रांति सारे परिवेश में व्याप्त हो गई है तो हर वस्तु उस प्रकाश में डूबी हुई कवि को दिखाई देती है, और ऐसा लगता है कि प्रत्येक वस्तु का उस क्रांति के रंग में रखकर, उस क्रांति के प्रकाश में डूबकर अलग प्रकार का प्रकाश उभर कर सामने आ रहा है। आलोक का मतलब होता है प्रकाश। मानो कि अलग अलग फूलों के रंगीन अलग अलग वातावरण है बेमाप। और ऐसा लगता है कवि को, क्योंकि आनंदित हैं कवि, तो उनको लगता है कि प्रत्येक वस्तु अलग रंग बिरंगे फूलों के रूप में परिवेश में व्याप्त है, और वो सारे के सारे वस्तुएं मिलकर के, क्योंकि वे क्रांति के रंग में डूबी हैं, मिलकर अनगिनत फूलों का एक सौंदर्य लोक बना रही हैं। और वो सौंदर्य लोक कैसा है? बेमाप, जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी असीमित सौंदर्य लोक का निर्माण कर रही हैं। प्रत्येक अर्थ की छाया में अन्य अर्थ, और जो भी अर्थ खुलकर सामने आ रहा है, यानी परिवेश का जो सच सामने आ रहा है, उस सच में भी अन्य कई सच जुड़े हुए हैं जो कि सामने आ रहे हैं, यानी सारी स्थितियां अब स्पष्ट होती जा रही हैं। झलकता साफ साफ डेस्क पर रखे हुए महान ग्रंथों के लेखक मेरी इन मानसिक क्रियाओं के बन गए प्रेक्षक। मेरे इस कमरे में आकाश उतरा, मन है अंतरिक्ष वायु में सेहरा। और कवि कहते हैं कि सब कुछ परिवेश की सारी स्थिति अब बिल्कुल सामने आ गई है, स्पष्ट हो गई है, और मेरी जो डेस्क है, जो पढ़ने की टेबल है,
उस पर जो बड़े बड़े संसार के लेखकों के जो बड़े बड़े ग्रंथ रखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर जो मानसिक क्रिया मैं गुजर रहा था अब तक, उसके दर्शक, प्रेक्षक यानी दर्शक, साक्षी, उसके साक्षी कौन बन गए? क्योंकि कमरे में और कोई नहीं है, कवि अकेले हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो मेरे इस मनस पटल पर जो भी कुछ हलचल मच रही थी इतनी देर से, ये महान बड़े बड़े ग्रंथों के जो लेखक हैं उस मेरी मानसिक हलचल का के साक्षी बन गए हैं। मेरे इस कमरे में आकाश उतरा और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस छोटे से कमरे में मानो सारा आकाश उतर कर आ गया हो। यानी कवि अपनी सीमाओं से बाहर आकर परिवेश से, विश्व से अपने जुड़ाव को अनुभव करने लगते हैं। मन यह अंतरिक्ष वायु में सिहरा, और ऐसा लगता है कि कमरे में जब आकाश आ जाएगा तो अंतरिक्ष में विचरण करने वाली जो वायु है वो भी कमरे में आ जाएगी। तो कवि कहते हैं कि मेरा जो मन है वो अंतरिक्ष की वायु में आनंदित होकर सिहरन महसूस करता हुआ, रोमांचित होता हुआ उड़ान भर रहा है, यानी आनंद में डूबा हुआ है। ये दोनों पंक्तियां विश्व के साथ संवेदनात्मक स्तर पर जुड़ाव को अभिव्यक्त कर रही हैं। उठता हूं, जाता हूं, गैलरी में खड़ा हूं, और कवि कहते हैं कि मैं आनंद विभोर होकर उठता हूं और गैलरी में जाकर खड़ा हो जाता हूं। ध्यान देंगे, एकाएक वह व्यक्ति कौन? रक्तालोक स्नात पुरुष, यानी कवि की परम अभिव्यक्ति। एकाएक वह व्यक्ति आंखों के सामने गलियों में, सड़कों पर, लोगों की भीड़ में चला जा रहा है। और कवि कहते हैं कि एकाएक मैं गैलरी में खड़ा हूं, सामने देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति, वो मेरी परम अभिव्यक्ति, वो रक्तालोक स्नात पुरुष मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया है। और फिर मैं जल्दी से जैसे ही उसको अच्छी तरह देखने लगता हूं, वैसे ही मुझे लगता है कि वो गलियों में भी है, वो सड़कों पर भी है, और वो लोगों की भीड़ में तेजी से चला जा रहा है। यानी कवि की जो परम अभिव्यक्ति है, कवि की जो क्रांति चेतना है, वो लोगों के बीच में व्याप्त हो रही है। वही जन जिसे मैंने देखा था गुफा में, कि ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने उस गुफा में देखा था। कौन सी गुफा थी? हृदय की गुफा। धड़कता है दिल, और उसको देखते ही कवि कहते हैं मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि कवि शुरू से अपनी उसी परम अभिव्यक्ति की तलाश में थे। परम अभिव्यक्ति क्या है? चेतना का वो उच्चतम उत्कर्ष, जिसमें कवि अपने अंदर की सारी वेदना को बिना किसी दबाव के, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के अभिव्यक्त कर दे अपने शुद्धतम रूप में, अपने श्रेष्ठतम रूप में। वही परम अभिव्यक्ति है, चेतना का उज्जवलतम रूप। तो कवि कहते हैं कि धड़कता है दिल की पुकारने को खुलता है मुंह, और उसको देखकर मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगता है, और उसे आवाज देने के लिए मैं अपना मुंह खोलता हूं कि अकस्मात वह दिखा, वह फिर खो गया किसी जनयूथ में, और वो इधर दिखता है, उधर दिखता है, और जब तक मैं उसे बुलाऊं वो फिर जन समूह में जाकर के खो जाता है। यानी परम अभिव्यक्ति पूरे संसार में, परिवेश में व्याप्त हो गई है, लेकिन कवि को स्वयं नहीं मिल पा रही है। उठी हुई बाह यह उठी ही रह गई, और जिस बाह को आवाज देने के लिए उठाया था कि वो उस पुरुष को बुला सके, वो बाह उठी की उठी रह गई, क्योंकि अब वो सामने दिखाई नहीं दे रहा। अनखोजी निज समृद्धि का वह परम उत्कर्ष। अब उस परम अभिव्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं। अंतिम पंक्तियां हैं कवि ये अंधेरे में कविता की, तो ध्यान देंगे। अनखोजी, जिसे अभी तक खोया नहीं, जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है, तलाशा नहीं गया है। निज समृद्धि, अपने हृदय के उत्कर्ष। निज समृद्धि, हृदय का उत्कर्ष। हृदय का उत्कर्ष क्या है? हृदय का उत्कर्ष जब व्यक्तिगत निजी सुख दुख से ऊपर उठकर, स्वार्थ से ऊपर उठकर, किसी भी प्रकार के विकार, सभी विकारों से मुक्त होकर जब व्यक्ति केवल और केवल परिवेश के विषय में सोचे, किसी दूसरे के विषय में सोचे, वह हृदय की चरम अवस्था है। और उस वही परम अभिव्यक्ति है, वही हमारी चेतना का वास्तविक स्वरूप है। तो अनखोजी, जिसे कभी अभी तक तलाश नहीं कर पाए हैं, हृदय का वो उत्कर्ष, वो चरमोत्कर्ष, परम अभिव्यक्ति, मैं उसका शिष्य हूं। कि वो जो परम अभिव्यक्ति है, क्योंकि वो जन चेतना से जुड़ी है, क्योंकि वो लोक कल्याण से जुड़ी है, क्योंकि वो विकारों से रहित है, विसंगतियों से अप्रभावित है, उज्जवलतम श्रेष्ठतम रूप है वो मनुष्य की भावना का, तो उस परम अभिव्यक्ति के लिए कवि कहते हैं मैं उसका शिष्य हूं, वह मेरी गुरु है। अर्थात मैं उसका शिष्य हूं क्योंकि वही मेरी मार्गदर्शिका है। वो मुझे जिस मार्ग पर ले जाएगी मैं वहीं उसका अनुकरण करूंगा। गुरु है, वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था, और वो
क्योंकि वो तो परम अभिव्यक्ति है, वो किसी निजी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, वो तो जन जन में व्याप्त है। तो वो कहते हैं वह मेरे पास, वो जो परम अभिव्यक्ति वो मनुष्य है, वो कभी मेरे पास आकर नहीं बैठा, क्योंकि वो परम अभिव्यक्ति है, वो सभी प्रकार की सीमाओं से निर्बंध है, उन्मुक्त है। वह मेरे पास कभी आया ही नहीं था, क्योंकि हमेशा कवि की चेतना तो लोक कल्याण के विषय में सोचती रही, तो उनके अपने सुख दुख के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। तो वह मेरे पास कभी आया ही नहीं था। तिलस्मी खोह में देखा था एक बार, आखिरी बार ही, और मैंने उसे उस तिलस्मी गुफा में एक बार देखा था, और वही उससे मेरी आखिरी मुलाकात थी। पर वह जगत की गलियों में घूमता प्रतिपल पर, मैं देखता हूं कि मेरी वो जो परम अभिव्यक्ति है वो संसार की गलियों में हर क्षण घूमती है। वह फटे हाल रूप, हालांकि विकृतियों और विसंगतियों के कारण वो चेतना भी बहुत दुरावस्था में है, फटे हाल है, जीर्ण शीर्ण है, तड़ित तरंगी है वह गति में था। लेकिन देखने में ऊपर से वो भले ही फटे हाल हो, लेकिन उसके अंदर अब भी विद्युत की तरंगों जैसी ऊर्जा है, गति है, अत्यंत उद्विग्न ज्ञान तनाव है, और वो बहुत अधिक बौद्धिक संघर्ष के बाद उत्पन्न निष्कर्ष है। वो सकर्मक प्रेम की वह अतिशयता और परिवेश के प्रति कल्याण, लोक कल्याण के प्रति जो सकारात्मक प्रेम है, उसका वो अत्यधिक पूंजीभूत संगठित रूप है, वही फटेहाल रूप। वह भले ही फटेहाल है, लेकिन उसमें सारी हृदय की जो पवित्र भावनाएं हैं वो साकार हो उठी हैं। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, और मेरी वो चेतना, वो परम अभिव्यक्ति लगातार संसार में घूमती रहती है। पता नहीं जाने कहां वह है, और मैं नहीं जानता कि आज इस वक्त वो कहां है। इसीलिए मैं हर गली हर सड़क पर झांक झांक देखता हूं हर एक चेहरा। और कवि कहते हैं क्योंकि वो लोगों के बीच घूमती रहती है मेरी चेतना, इसलिए मैं हर गली हर सड़क पर एक एक चेहरे को झांक कर देखता हूं, यानी अपनी आत्मा का प्रतिबिंब मैं जन जन में देखता हूं। प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र, जो भी कहीं कोई कार्य हो रहा होता है उसे झांक कर देखता हूं, क्योंकि मैं उस परम अभिव्यक्ति की तलाश में हूं। प्रत्येक चरित्र को देखता हूं, वह हर एक आत्मा का इतिहास और हर एक आत्मा की गहराई में जाने की कोशिश करता हूं कि कहीं मुझे मेरी वो परम अभिव्यक्ति मिल जाए। हर एक देश व राजनीतिक परिस्थिति, यानी मैं हर एक देश के विषय में जानना चाहता हूं, हर एक देश की राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन करता हूं कि शायद मुझे वहां कहीं अपनी परम अभिव्यक्ति मिल जाए। यानी कवि अपनी चेतना के उस परम रूप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो जो न किसी देश विशेष की राजनीति में डूबा है, न किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में जुड़ा है, न किसी खास समाज, समुदाय, धर्म में जुड़ा है, किसी भी तरह के बंधन में, किसी भी तरह की सीमा में सीमित नहीं है वो परम अभिव्यक्ति। इसीलिए उसका नाम परम अभिव्यक्ति है। प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक, प्रक्रिया, क्रियागत परिणति। और कवि कहते हैं कि मैं जितने भी मनुष्यों के आदर्शों की स्वयं के अनुभव हैं उन सबको देखता हूं, विवेक प्रक्रिया, उनको अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसता हूं, और मैं देखता हूं कि बुद्धि से जो निष्कर्ष सामने आए हैं वो साकार हो रहे हैं परिवेश में। क्रियागत परिणति, यानी वो बौद्धिक निष्कर्ष मेरे हृदय तक सीमित नहीं रहते, बल्कि मैं उनको क्रियान्वित होते हुए देखता हूं, साकार होते हुए देखता हूं, क्रांति चेतस युवकों के रूप में, समाज के रूप में। खोजता हूं पठार, पहाड़, समुद्र, जहां मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। और कवि कहते हैं कि मैं उस परम अभिव्यक्ति की तलाश में पठारों पर जाता हूं, पहाड़ों पर जाता हूं, समुद्र में जाता हूं कि कहीं तो मुझे मेरी वो खोई हुई परम अभिव्यक्ति जो जन जन में व्याप्त हो गई है, वो कहीं मुझे अनिवार्य, जिसमें इतनी क्षमता है, इतनी ऊर्जा का, अनंत ऊर्जा का स्रोत है कि उसके रोका नहीं जा सकता, ऐसी परम अभिव्यक्ति आत्मसंभवा जो मेरी आत्मा से ही जन्मी है, वो कहीं मुझे मिल जाए, लेकिन वो कहीं मुझे मिलती नहीं है। ध्यान देंगे दोस्तों, मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा, ये अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये हुआ हमारा आज का सत्र, और आखिर हम जीत गए हैं। हमने अंधेरे में कविता पूरी कर ली है, हम अपने संकल्प पर खरे उतरे हैं। तो चलिए
अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए और अंधेरे में कविता को बार बार जी कर ये महसूस कीजिए कि मानो आप मुक्ति बोध की पीड़ा को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं और आनंद लीजिए। नमस्कार।